आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 241। हालांकि कुछ गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को पहले ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत उन्हें याद दिलाया, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। 15 मिनट बीत गए और कई गो पॉइजन सेक्ट की कंडेंसेशन कल्टीवेटर दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से ब्लैक की निकली वैसी ही काली रोशनी जिसमें गो पॉइजन सेक्ट का सुप्रीम एल्डर बदल गया था। सांप का जहर, ये किसी तरह का सांप का जहर है। जल्दी करो और एंटीडोट ले आओ। नहीं, ये सांप का जहर कोई जाना माना सांप का जहर नहीं है। हमारा एंटीडोट बेकार है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह का सांप का जहर देर से असर करने वाला सांप का जहर है। ये 15 मिनट बाद असर कर सकता है। इसके अलावा इसे मॉडिफाई किया गया है। इसे रेड गैस 100 स्टेप्स पॉइजन होना चाहिए था। रेड गैस 100 स्टेप्स पॉइजन एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को भी मार सकता है। एक बार इसका असर होने के बाद यह एंटीडोट को लगभग 10 सांस लेने के बाद ही काम करेगा। अगर कोई ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर रेड गैस 100 स्टेप्स पॉइजन से इन्फेक्टेड हो जाता है तो मुझे डर है कि उनके लिए 10 सांस तक भी टिकना मुश्किल होगा। बेहतर रेड गैस 100 स्टेप्स पॉइजन की तो बात ही छोड़ दें। सिर्फ एंटीडोट पर रिसर्च करने में ही बहुत समय लगेगा। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम उन्हें सिर्फ मरते हुए देख सकते हैं? बड़ा मैदान शांत हो गया। गो पॉइजन सेक्ट के सभी शिष्य डर के मारे देख रहे थे कि उनके साथी शिष्य एक के बाद एक जमीन पर गिर रहे थे, दर्द से चीख रहे थे और काले धुएं में मर रहे थे। मियाओ रेनफा का चेहरा राख जैसा था। वह जानता था कि अपनी ताकत से वह इस बेहतर सांप के जहर को कुछ समय के लिए दबा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह इसे कुछ घंटों के लिए ही दबा सकता था। आखिर में ये ची कंडेंसेशन साधक फिर भी मर जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात, वह अकेला था और सिर्फ ची कंडेंसेशन साधक का जहर दबा सकता था। उसे इसे दबाने में किसके लिए मदद करनी चाहिए? लानत है छोटे कमीने। मियाओ रेनफा का शरीर एक काली रोशनी में बदल गया और उसने एक बार फिर भिनभिनाने की आवाज़ के साथ पूरे लेक आइलैंड को स्कैन किया। वह ज़ू वयांग का जहर ढूंढना चाहता था, पता नहीं कहाँ, लेकिन बदकिस्मती से इस बार भी वह फेल हो गया। मैं अब और नहीं सह सकता। मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ। पति, मत मरो। अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? ज़ू वयांग, बाहर आओ और अपनी मौत मान लो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं नौ झाओ देश में जाकर मार डालूंगा। अपने साथी शिष्यों को एक एक करके अपने रिश्तेदारों सहित मरते देखकर गो पॉइजन सेक्ट के साधक लगभग पागल हो गए। पूरा मैदान अफरा तफरी में था। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पूरे गो पॉइजन सेक्ट को खत्म कर दिया। तुम्हें 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। इस एक्शन से ज़ू वयांग को कुल 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले। जहर देने और मारने से हुए फायदों के अलावा ज़ू वयांग ने सिर्फ 15 मिनट में 10,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन हासिल कर लिए थे। गो पॉइजन सेक्ट सच में ज़ू वयांग के लिए एक मोटी भेड़ था। गो पॉइजन सेक्ट ने पूरी रात खोजबीन की थी। मियाओ रेनफा ज़ू वयांग के सिर के ऊपर एक फाइटर जेट की तरह मंडरा रहा था, इसलिए ज़ू वयांग पूरी रात पॉइजन लेक की गहराई में ही छिप सका। अगली सुबह ज़ू वयांग ने लेक आइलैंड से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनी। ज़ू वयांग, मुझे पता है कि यह सब तुमने ही किया है। तुम्हारे हाथों लगभग 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और हज़ारों क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर मारे गए हैं। हमें बदला लेना होगा। अगर हम आज तुम्हारी हड्डियां नहीं जला पाए और तुम्हारी राख नहीं बिखेर पाए तो मैं तुम्हारी 7 भाभियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें उन्हें मरते हुए देखने दूंगा। आखिर में गो पॉइजन सेक्ट को ज़ू वयांग की 7 भाभियों पर हमला करना ही था। ज़ू वयांग पिछले कुछ दिनों से 7 भाभियों का पता ढूंढ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसे वे नहीं मिलीं। गो पॉइजन सेक्ट ने उन्हें काफ़ी अच्छे से छिपा रखा था। अब जब उन्होंने देखा कि ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा भी ज़ू वयांग का कुछ नहीं कर सकते, तो गो पॉइजन सेक्ट को कोई परवाह नहीं थी और वे ज़ू वयांग की 7 भाभियों का इस्तेमाल करके ज़ू वयांग को सामने लाने के लिए मजबूर करना चाहते थे। मैदान के बीच में ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बंधी 7 भाभियों को देखकर ज़ू वयांग थोड़ा चुप हो गया। जीजाजी, आकर हमें बचा लो। गो पॉइजन सेक्ट हमें मारना चाहता है। बड़े भाई वुयान, क्या तुम्हें अब भी 9 ड्रैगन लेक के पास जिंग एयर याद है? मैं तुमसे मुझे बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा याद रखो। मदद करो जीजाजी, मैं मरना नहीं चाहता। आकर मुझे जल्दी बचा लो। 7 भाभियाँ सब शोर मचा रही थीं। सिर्फ एक भाभी नहीं चाहती थी कि ज़ू वयान उन्हें बचाए। ये भाभी सू जिंग थी और वही अकेली भाभी थी जिसका ज़ू वयान से कोई रिश्ता था। जाहिर है वही वो थी जिसे ज़ू वयान सबसे ज़्यादा याद करता था। लेकिन अगर वह अभी बाहर जाकर एक और स्कोर स्टेज दाओइस्ट मास्टर और 200 से ज़्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर का सामना करे तो ज़ू वयांग की ताकत के साथ भी उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। तो हर किसी को मरना ही है। कुछ माउंट ताई से भारी हैं, कुछ पंख से भी हल्के। भाभियों, प्लीज़ अपना ध्यान रखना।
तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए गो पॉइजन सेक्ट के सभी क्यूई लेयर और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर को ज़रूर मार डालूंगा। मैं नाइन झाओ कंट्री में तुम्हारे लिए एक लॉन्गिविटी टेम्पल भी बनाऊंगा ताकि नाइन झाओ कंट्री के अरबों लोग दिन रात तुम्हें अपना सम्मान दे सकें। एक साउंड ट्रांसमिशन एरे के जरिए जू वोआन ने पूरे लेक आइलैंड में वे शब्द भेजे जो वह कहना चाहता था। जू वोआन बेवकूफ़ नहीं था। अगर वह अभी बाहर जाता तो न सिर्फ उसे मरना पड़ता बल्कि गो पॉइजन सेक्ट के उसे मारने के बाद वे उसकी 7 भाभियों को भी पक्का नहीं छोड़ते। गो पॉइजन सेक्ट के लोग भी बेवकूफ़ नहीं थे। अगर ऐसा होता तो जू वोआन बाहर क्यों जाता जब तक कि वह पागल न हो जाए। जहां तक धरती पर कई टीवी शो और फिल्मों के सीन की बात है तो मेल लीड अपने रिश्तेदारों या उन लोगों को भी बचाने के लिए बाहर भागता था जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था जब उन्हें किडनैप कर लिया जाता था। इस तरह का इंसान कल्टीवेशन की दुनिया में ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि धरती पर कई टेलीविज़न ड्रामा और फिल्मों के मेन कैरेक्टर भी इस सिचुएशन में जिंदा रहने के लिए हीरो के हेलो पर डिपेंड रहते थे। हालांकि असल जिंदगी में ऐसे बेवकूफ़ लगभग खत्म हो चुके थे। जो जिंदा थे वे सभी समझदार लोग थे। आखिर में उनमें से कई बदला ले सकते थे और इन होस्टेज को भी बचा सकते थे। जू वयांग में हीरो जैसा ऑरा नहीं था। जिस जगह वह ट्रांसमाइग्रेट हुआ था वह एक असली कल्टीवेशन की दुनिया थी, इसलिए वह नेचुरली ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करेगा। इस तरह उसने प्यार के धागे को काटने के लिए अपनी तलवार लहराई। 20,000 से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स की जान के बदले 7 भाभियों की बलि देने के लिए तैयार हो गया और 9 झाओ देश की इंसानी दुनिया का देवता बन गया, ऐसा देवता जो सैकड़ों पीढ़ियों तक एक विरासत छोड़ जाएगा। वेंग जू वोआन की आवाज़ सुनते ही गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा ने तुरंत अपने स्पिरिट वेपन पर सवार होकर हमला कर दिया। हालांकि उसका स्वागत एक सिंपल और अनगर वॉइस ट्रांसमिशन एरे फॉर्मेशन ने किया। जू वोआन बहुत पहले भाग गया था और सिर्फ इस लंबी दूरी के वॉइस ट्रांसमिशन एरे फॉर्मेशन से ही बोल सकता था। उसने पहले ही कह दिया था कि जू वोआन बेवकूफ़ नहीं है, तो वह इतनी साफ कमी कैसे दिखा सकता है। बेशक मियाओ रेनफा थोड़ा बेवकूफ़ लग रहा था। असल में उसे लगा कि जू वोआन बेवकूफ़ है और जब उसने बात की तो उसने इसे छिपाया नहीं बल्कि उसके आने और उसे जिंदा पकड़ने का इंतज़ार किया। ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा की हरकतें देखकर कई गो पॉइजन सेक्ट के साधक अपना चेहरा छिपाने से खुद को रोक नहीं पाए। ग्रैंड एल्डर, आप गोल्डन कोर स्टेज के दाओइस्ट मास्टर हैं, तो आपको साउंड ट्रांसमिशन एरे की थोड़ी सी कॉमन सेंस भी कैसे नहीं पता। जू वयांग, क्या तुम सच में अपनी 7 भाभियों को हमारे हाथों टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिल इतना ठंडा है? जैसा कि कहा जाता है, पति पत्नी के तौर पर एक दिन 100 दिनों की मेहरबानी के बराबर होता है। भले ही वे तुम्हारी पत्नी नहीं हैं, लेकिन कम से कम 50 दिनों से वे तुम्हारी एहसानमंद तो हैं ही। कुल मिलाकर 350 दिन हो गए हैं। क्या तुम्हें 350 दिनों की मेहरबानी याद नहीं है? वे तो अभी से चीखने लगे हैं। क्या तुम्हें उनकी दर्दनाक चीखें सुनकर उन पर तरस नहीं आता? गो पॉइजन सेक्ट का लीडर मियाओ जेंगगुआंग थोड़ा परेशान हो गया जब उसने देखा कि जू वोआन को अपनी 7 भाभियों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पलक झपकते ही वह एक सेल्समैन बन गया और जू वोआन की 7 भाभियों को पूरी ताकत से बेचने लगा। लेकिन अगर जू वोआंग इन 7 भाभियों को खरीदना चाहती तो शायद उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती। उसी समय जू पॉइजन सेक्ट के साधकों का एक बड़ा ग्रुप भी मियाओ जेंगगुआंग के चारों ओर शोर मचा रहा था। उन्हें मार डालो, उनके हजारों टुकड़े कर दो और उनका इस्तेमाल हमारे जू पॉइजन सेक्ट के मरे हुए भाई बहनों को श्रद्धांजलि देने के लिए करो। मेरे आदमी की बहुत बुरी तरह मौत हुई। मैं स्वर्ग में अपने गुजरे हुए पति की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद जू वयांग की साली का मुंडन करना चाहती हूँ। मुझे मत रोको, मैं अभी जू वयांग की 7 सालियों को मारने जा रही हूँ। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के हंगामे को देखते हुए जू वोआन बस मियाओ जेंगगुआंग और दूसरों को परफॉर्म करते हुए ठंडे दिमाग से देख रहा था। उनका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसने साउंड ट्रांसमिशन एरे का इस्तेमाल करके बेपरवाही से कहा, अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो जल्दी से मार डालो। जब वे मर जाएंगे तो मैं उन्हें बिना किसी चिंता के मार सकता हूँ। पहले क्योंकि मैंने इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मैंने तुम्हारे गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के इंसानों वाले रिश्तेदारों को नहीं छुआ था। लेकिन चूंकि तुम्हारे गो पॉइजन सेक्ट ने एक मिसाल कायम की है तो मुझे बेरहम होने का इल्ज़ाम मत दो। इसके बाद मैं पूरे लेक हॉट आइलैंड के सभी इंसानों को ख़त्म कर दूंगा। मैं कुछ कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साधकों को भी मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा गो पॉइजन सेक्ट चुप हो गया तुरंत और साधकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। नहीं, हम इन इंसानों को नहीं मार सकते। अमर लोग इंसानों को नहीं मारते। ये साधना की दुनिया का एक अनकहा नियम है। अगर हमारा गो पॉइजन सेक्ट एक मिसाल कायम करता है और 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के इंसानों के रिश्तेदारों को मार डालता है तो पूरी साधना की दुनिया निश्चित रूप से हमारी बुराई करेगी और हमें निशाना बनाएगी।
हम ऐसी मिसाल कायम नहीं कर सकते। हमारे गो पॉइजन सेक्ट के लेक हॉट आइलैंड पर हज़ारों इंसान रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर हमारे गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के रिश्तेदार और दोस्त हैं। जू वयांग ने पहले उन पर हाथ नहीं उठाया था, तो हम उसकी सालियों पर हाथ नहीं डाल सकते, है ना? नहीं तो हमारे गो पॉइजन सेक्ट के और भी लोग मर जाएंगे। हाँ, सही है। हालांकि हमारा गो पॉइजन सेक्ट एक बुरा सेक्ट है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सभी कल्टीवेटर हमसे नफरत करने लगें। सेक्ट मास्टर, प्लीज़ रुकिए। एक बार जब आप जू वयांग की 7 भाभियों को मार देंगे तो उसे कोई शर्म नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। साफ कहूं तो जू वयांग की 7 भाभियों के लिए गो पॉइजन सेक्ट के इतने सारे इंसानों और साधकों की बलि देना सच में इसके लायक नहीं है। असली खतरे के सामने गो पॉइजन सेक्ट के साधक तुरंत डर गए। यहाँ तक कि गो पॉइजन सेक्ट का साधक जो उछल कूद कर रहा था और जू वयांग की भाभी का मुंडन करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, वह भी इस समय बर्फ से सने बैंगन जैसा था। उसकी और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर गो पॉइजन सेक्ट में उसके कई इंसानी रिश्तेदार थे। उनमें से कुछ ही लोग अब भी बिना किसी झिझक के चिल्ला रहे थे, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के दूसरे साधकों ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया और कहा कि चुप रहो। मियाओ जेंगबुआन की धमकी पलक झपकते ही मजाक में बदल गई। ये स्पीड सोच से भी परे थी। इसके अलावा मियाओ जेंगबुआन के खुद कई इंसानी रिश्तेदार थे। इसके अलावा उसे इस बात की भी चिंता थी कि जू वयांग गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को और भी बेशर्मी से मार डालेगा, इसलिए उसने कुछ देर के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। पलक झपकते ही जू वयांग ने तथाकथित धमकी का जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे मियाओ जेंगबुआंग ने जू वयांग पर मल का कटोरा फेंका हो। आखिर में न केवल वह जू वयांग को लगा नहीं, बल्कि जू वयांग ने उसे वापस उछाला और उसके पूरे चेहरे पर फैल गया। इस एहसास को आरामदायक शब्द में कैसे बताया जा सकता है? मियाओ जेंगबुआंग जू वयांग की 7 भाभियों के बगल में हैरान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतने घमंड से धमकाते हुए देखा था। क्या पाप है? जल्दी करो और उन्हें मार डालो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। जू वयांग की कानफोड़ू आवाज़ फिर दूर से गूंजी, जो पूरे लेक आइलैंड में गूंज रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा बेपरवाही और बेकाबूपन था, जिससे मियाओ जेंगबुआंग और गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को और भी ज़्यादा लगाम लग रही थी। तभी कई गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को याद आया कि भले ही उनका गो पॉइजन सेक्ट बदनाम था और दक्षिणी बंजर ज़मीन में एक बुरा सेक्ट था, लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट भी ज़्यादा बेहतर नहीं था। वे भी एक बुरा सेक्ट थे। जब किसी बुरे सेक्ट के लीडर का सामना हो, तो क्या आप उससे एक नेक साधक की तरह कुछ इंसानों जैसे रिश्तेदारों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उम्मीद कर सकते हैं? मियाओ जेंगबुआन का कदम बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा था। दुश्मन को और ज़्यादा निडर बनाने के अलावा ऐसा लग रहा था कि इसका कोई और असर नहीं हुआ। ये तो बकवास था। मैदान एक अजीब स्थिति में पड़ गया। 20,000 से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के साधक चुप थे। उन्हें जू वयांग से इतना डर लग रहा था कि वे मरना चाहते थे। दूर से जू वयांग का शोर सुनकर कई गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने चाहा कि काश उन्हें छिपने के लिए कोई छेद मिल जाए। मियाओ रेनफा को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और वे एक टेंट में छिप गए। सिर्फ मियाओ जेंगबुआंग ही मुश्किल में फंस गया था। वह ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लाल चेहरे के साथ खड़ा था, जैसे कोई बंदर लोगों से घिरा हो। उसके बगल में जू वयांग की 7 सालियां थीं, जो बहुत शोर मचा रही थीं, जिससे सीन और भी मज़ेदार हो गया। मैं हार गया। कुछ मिनट बाद मियाओ जेंगबुआंग के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अजीब तरह से कहा, हे हमारा गो पॉइजन सेक्ट नेचुरली ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड के नियम टूटें। हम तुम्हारी भाभी को अभी जाने देंगे, लेकिन प्लीज़ अपना वादा निभाओ। हमारे गो पॉइजन सेक्ट के इंसानों पर हाथ मत डालो और हमारे गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को बिना किसी लिमिट के मत मारो। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसके लिए हमारे गो पॉइजन सेक्ट ने हार मान ली है। सेक्ट लीडर जू, प्लीज़ ये जगह छोड़ दो। हमारा गो पॉइजन सेक्ट उन अलग अलग देशों के इलाके भी तुम्हें लौटा देगा जिन पर हमने कब्जा किया है। तुम क्या सोचते हो, सेक्ट लीडर जू? हा, जू वुआन जोर से हंसा। तुम बस लूटकर जो चाहो लौटा सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 100 पॉइजन सेक्ट का नुकसान पहले ही हो चुका है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसकी भरपाई करनी चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे लौटा दूं, तो तुम्हें गो पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स का आधा हिस्सा हमारे 100 पॉइजन सेक्ट को देना होगा। जहां तक इंसानों की दुनिया के देशों की बात है, वे भी हमारे 100 पॉइजन सेक्ट को आधा हिस्सा देंगे। यह मामला फिलहाल खत्म हो जाएगा, नहीं तो इसके बारे में सोचना भी मत। इसके अलावा फैंग चेनवू ने हमारे 100 पॉइजन सेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लगभग 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और कई हज़ार क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर मारे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे इस सब के लिए हर्जाना देना चाहिए? इसलिए गो पॉइजन सेक्ट को अपने बाकी आधे रिसोर्स से हमें हर्जाना देना चाहिए।
जू वोआंग ने बिना किसी मानसिक बोझ के अपने किए का सारा इल्ज़ाम फैंग चेनवू और गो पॉइजन सेक्ट पर लगा दिया। उसकी चमड़ी की मोटाई कमाल की थी। जब उन्होंने जू वोआंग की बहुत ज़्यादा मांग देखी तो गो पॉइजन सेक्ट के सभी साधकों का मूड खराब हो गया। जू वोआंग, तुम बहुत ज़्यादा हो। हमारे गो पॉइजन सेक्ट ने तुम्हारे सेक्युलर वंश पर बस थोड़ा सा हमला किया है, फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें आधे रिसोर्स देकर मुआवजा दें। तुम हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दे रहे हो। एल्डर फैंग ने तुम्हारे 100 पॉइजन सेक्ट में तब घुसपैठ की जब वहां अफरा तफरी मची हुई थी। उस समय तुम्हारे 100 पॉइजन सेक्ट के कई कल्टिवेटर पहले ही मर चुके थे। तुम मारे गए सभी कल्टिवेटर के लिए एल्डर फैंग को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? ये गलत है। तुम कितना मांग सकते हो, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। सेक्ट लीडर जू, तुम में बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। हम निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं हो सकते। तुम अपनी शर्त क्यों नहीं बदलते? तुम पिछले कुछ दिनों में हमारे गो पॉइजन सेक्ट से बहुत सारे रिसोर्स और खजाने लूट चुके हो। तुमने हमारे बहुत से शिष्यों को भी मार डाला है। ये बहुत हो गया। गो पॉइजन सेक्ट की बढ़ती भीड़ का सामना करते हुए साधकों, जू वोआंग बिना कुछ कहे मुस्कुराए। उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और रात होने का इंतजार किया। उस समय वह गो पॉइजन सेक्ट को सबक सिखाएगी। गो पॉइजन सेक्ट के साधक पूरे दिन शोर मचा रहे थे, लेकिन जू वोआंग ने उन्हें न सुनने का नाटक किया। उसने अपनी आत्मा, एनर्जी और हौसले को ठीक करने पर ध्यान दिया और अपनी ताकत भी एक और लहर से बढ़ाई। साधना के इस समय के बाद शक्तिशाली होली आइस आर्ट और ब्रेक थ्रू स्टोन की मदद से जू वोआंग की मानसिक शक्ति पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल गई थी। ये कई 100 मीटर के दायरे तक फैल गई और 1300 मीटर की सीमा की ओर बढ़ गई। एक बार जब यह अपनी सीमा तक पहुंच जाता तो जू वोआंग आध्यात्मिक क्रिस्टल को दबाती और गाढ़ा करती, फिर क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाती और इसे आध्यात्मिक चेतना की शक्ति में बदल देती। जब तक आध्यात्मिक चेतना सफलतापूर्वक बदल जाती, जू वोआंग के पास गोल्डन कोर को गाढ़ा करने का ज़्यादा मौका होता। अपनी मेंटल पावर को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए जू वोआंग ने कुछ फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया। नहीं तो मेंटल क्रिस्टल जिस स्पीड से बढ़ा वह इतनी तेज़ नहीं होती। जू वानहाओ की मेंटल पावर इतनी मजबूत थी कि यह फॉल्स कोर रेल्म के 99% कल्टीवेटर से कम नहीं थी। यह उससे भी ज़्यादा मजबूत थी। यह एक फॉल्स कोर बनाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन उसका प्राइमोडियल डाउ क्विंटेसेंशियल एसेंस अभी 10,000 मीटर के रेडियस को पार कर पाया था। 13,000 मीटर की लिमिट तक पहुंचने से पहले उसे जमा होने में अभी भी कुछ समय चाहिए था। आम हालात में एक फेक कोर रेल्म कल्टीवेटर के स्पिरिचुअल क्रिस्टल का रेडियस सिर्फ लगभग 400 मीटर का होता और क्विंटेसेंशियल एसेंस का रेडियस सिर्फ लगभग 4,000 मीटर का होता। लेकिन जू वोआंग का स्पिरिचुअल क्रिस्टल क्विंटेसेंशियल एसेंस से 3 गुना से भी ज़्यादा था। एक दिन की मुश्किल साधना के बाद गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने भी एक दिन के लिए चिल्लाया। जैसे ही रात हुई, पूरा मैदान दिन में बदल गया। पिछली रात की घटना के बाद गो पॉइजन सेक्ट के साधक और भी ज़्यादा सावधान हो गए। जू वोआंग के लिए चुपके से घुसना बहुत मुश्किल हो गया था, खासकर पेट्रोलिंग करने वाले साधकों के बीच। आज रात गो पॉइजन सेक्ट ने कई पेट्रोलिंग करने वाले साधकों का इंतजाम किया था, जो सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आखिरी स्टेज या उससे ऊपर के थे। लाचार जू वोआंग सिर्फ उन आम साधकों में से किसी एक के साथ घुल मिल सकती थी जिनकी आंखें बंद थीं और जो आराम कर रहे थे। वह एक प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट की तरह मैदानी घास पर पालथी मारकर बैठी थी और ऊपर से वह ऐसी लग रही थी जैसे वह साधना कर रही हो और बेहतर हो रही हो। हालांकि असल में हाई लेवल स्पेल 1000 इल्यूशंस जू वोआंग ने पहले ही चुपचाप डाल दिया था, जिसने दर्जनों मीटर के दायरे को घेर लिया था। बेशक 1000 इल्यूजन टेक्निक की पावर से ये सैकड़ों मीटर तक कवर कर सकता था, दर्जनों मीटर की तो बात ही छोड़िए। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा शोर होता और यह मियाओ रेनफा से छिप नहीं पाता। इसलिए सुरक्षा और छिपने के लिए जू वोआंग सिर्फ दर्जनों मीटर के दायरे में रहने वाले साधकों पर ही असर डाल सकता था, जिससे वे खुद को भ्रम से बाहर नहीं निकाल पाते थे। हालांकि यह सिर्फ कुछ दर्जन मीटर का दायरा था, लेकिन सैकड़ों गो पॉइजन सेक्ट के साधक इकट्ठा हुए थे। वे असल में सभी ची रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेज और उससे ऊपर के साधक थे। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक भी थे। गो पॉइजन सेक्ट ने ऐसा अपने सदस्यों के इकट्ठा होने के एरिया को कम करने और बचाव को आसान बनाने के लिए किया था, लेकिन अब ये जू वोआंग के लिए बहुत मददगार बन गया था। हजारों का भ्रम कला इतनी डरावनी थी कि ये ची कंडेंसेशन और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक इसका सामना नहीं कर सकते थे। जल्द ही गो पॉइजन सेक्ट के साधक भ्रम में पड़ गए और जू वोआंग के कंट्रोल के हिसाब से अलग अलग काम करने लगे। मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पूरे दिन रहने का क्या मतलब है? मैं हर समय साधना नहीं कर सकता है ना। मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। जल्द ही एक 10वीं क्यूई लेयर का साधक उत्साह से खड़ा हुआ और तेजी से बाहर चला गया। जू वोआंग बाहर पहरा दे रहा है। अगर तुम बाहर गए तो तुम मौत को बुलावा दोगे।
जल्दी करो और यहाँ वापस आओ। मियाओ गैंग, तुम पागल हो क्या? तुम इस समय इतने नखरे क्यों कर रहे हो? उसकी बहन को कल रात झू वयांग ने मार डाला था, इसलिए वह बहुत परेशान है। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्हें लगा कि मियाओ गैंग सच में अपनी भावनाओं में बह गया था और उसने इतनी बड़ी बात कर दी। कोई तुरंत उसे मनाने गया। मियाओ गैंग सही कह रहा है, हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, है ना? क्यों ना हम अलग हो जाएं और लेक आइलैंड छोड़ दें। इस तरह झू वयांग और किसे मार सकता है। लेकिन इससे पहले कि मियाओ गैंग उसे मना पाता, एक और गो पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर उससे प्रभावित हुआ। वह जमीन से उठा और लेक हॉट आइलैंड से भागने के लिए चिल्लाया। गो पॉइजन सेक्ट के ऊंचे तबके के लोगों ने मुंह बनाया। उन्होंने अभी तक एक को भी खुश नहीं किया था और अब एक और आ गया था। जैसे इन दो लोगों के प्रभाव में आकर और भी गो पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर खड़े हो गए। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ रहना बस मौत का इंतजार करना है। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। चूंकि सेक्ट लीडर गो पॉइजन सेक्ट के रिसोर्स देने को तैयार नहीं है, तो वह हम जैसे आम क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को ही छोड़ सकता है। चुपचाप मारे जाने और बिना जाने मरने के बजाय मैं झू वुआन से बाहर लड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा। मैं तो जल्दी मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। जल्द ही 1 दर्जन से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर खड़े हो गए। झू वुआन से प्रभावित इलाके के अलावा असल में दूसरे इलाकों में भी गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर खड़े हो गए और इनडायरेक्टली झू वुआन की मदद कर रहे थे। मैदान थोड़ा अस्त व्यस्त था। झू वयांग ने डरने का नाटक किया और इस जगह से निकलने का मौका ढूंढते हुए किनारे की ओर चला गया। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नज़र सर्चलाइट की तरह थी क्योंकि वह इलाके को स्कैन कर रहा था, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में, जिससे झू वयांग का भागना मुश्किल हो गया। ये सीन देखकर झू वयांग सिर्फ सावधानी से अपनी मेंटल पावर एक्टिवेट कर सका, जिससे और भी गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर खड़े होकर चिल्लाने लगे। वे बाहर की ओर भागने भी लगे। मियाओ रेनफा और दूसरों ने यह कन्फर्म करने की हिम्मत नहीं की कि यह झू वुआन का काम था, इसलिए वे सिर्फ उसे खुश करने पर ध्यान दे सकते थे ताकि गो पॉइजन सेक्ट के और साधकों का विरोध न हो। उस समय ये जगह और भी ज़्यादा अफरा तफरी वाली होती। लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के जो बड़े लोग परेशान थे, वे सावधान थे। गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोग बेवकूफ़ नहीं थे। आज रात हालात इतने अजीब थे, कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं हो सकती थी। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब 100 से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर एक साथ बाहर निकले तो झू वुआन को फिर भी एक मौका मिल गया। वह उनके पीछे पीछे उस बड़ी रात में गई और एक झाड़ी में गायब हो गई। चूंकि वह सक्सेसफुली बच निकला था, झू वयांग को अब कोई हिचक नहीं थी। उसने अपने सारे इल्यूजन एक्टिवेट कर लिए। एक जवान कल्टीवेटर उछलकर हंसा, हा, मैं गो पॉइजन सेक्ट का पुरखा हूँ, इकलौता ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा। मैं एक बेमिसाल गोल्डन कोर कल्टीवेटर हूँ जिसने पूरे सदर्न वेस्टलैंड में धमाल मचा रखा है। मैं लड़कियों पर अटैक करता हूँ, चीज़ें छीनता हूँ और मर्दों को चोदता हूँ। मुझसे बेहतर कौन है? एक महिला साधक ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं और आसपास के सभी गो पॉइजन सेक्ट साधकों को देखा। तुम गद्दारों ने सच में मेरी बात न मानने की हिम्मत की। मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें अपने अमर राज्य के लिए खाद बना दूंगा और अपने अमर राज्य में ईंटें और टाइलें जोड़ दूंगा। एक जवान साधक ने बूढ़े होने का नाटक किया। मियाओ झेंगगुआंग, भागो मत, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब जब तुम गो पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर हो तो क्या तुम मुझे अपना पिता नहीं मानते? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम नाफरमान शिष्य। एक बूढ़ा साधक भी था जिसके चेहरे पर बच्चों जैसा भाव था। तुम छोटे बेवकूफ़ों, मैं इस खेल में अकेला 3 साल का बच्चा हूँ। चूंकि यहाँ स्वादिष्ट खाना है तो जाहिर है तुम्हें मेरे लिए छोड़ना होगा। तुमने सच में सब खा लिया। क्या तुम मरना चाहते हो? मियाओ रेनफा, मियाओ झेंगगुआंग और बाकी लोग हैरान रह गए। गो पॉइजन सेक्ट के साधक, जो भ्रम में थे, पागलों की तरह दूसरे गो पॉइजन सेक्ट के साधकों पर टूट पड़े। उन्होंने बिना किसी रहम के जानलेवा चालों से हमला किया। धार्मिक मंत्र और जादुई चीज़ें आसमान में उड़ रही थीं। फायर ड्रैगन टेक्निक, मेरा जहरीला खून गू खाओ, भाड़ में जाओ। जल्द ही बड़ी संख्या में गो पॉइजन सेक्ट के साधक जो अचानक पकड़े गए थे, उन्हें उनके ही लोगों ने मार डाला, जिससे एक दुखद घटना हुई। ये नज़ारा देखकर मियाओ रेनफा, मियाओ झेंगगुआंग और दूसरों की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने झू वयांग को पूरी ताकत से ढूंढा, वे अपराधी को ढूंढना चाहते थे। बदकिस्मती से झू वयांग पहले ही बहुत दूर भाग चुका था और उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढा जा सका। लाचार मियाओ रेनफा, मियाओ झेंगगुआंग और दूसरे लोग गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को बचाने की बस अपनी पूरी कोशिश कर सकते थे। लेकिन उसी समय गो पॉइजन सेक्ट के सैकड़ों साधकों ने हरकत की और अपनी जान जोखिम में डालकर मारना चाहते थे। उनके लिए उन्हें रोकना मुश्किल था। जब वे आखिरकार इसे दबाने में कामयाब हुए तो 1000 से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के साधक मर चुके थे, लगभग 2000।
ये कहा जा सकता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा था, ऊंची कंडेंसेशन साधकों से भी ज़्यादा जिन्हें उन्होंने पहले मारा था। सिर्फ 1000 भ्रम टेक्निक ने गो पॉइजन सेक्ट को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कोई सोच सकता है कि ऊंचे लेवल के मंत्र कितने डरावने होते होंगे। मियाओ रेनफा, मियाओ जिंगबुआंग और दूसरों ने भी मंत्र की शुरुआत को पहचान लिया। वे एक पल के लिए चुप हो गए और उनके चेहरों पर डर आ गया। उन्होंने पहले भी ऐसे ही मंत्र महसूस किए थे, लेकिन यह ओ यांगमिंग ने किया था, जो 100 पॉइजन सेक्ट में गोल्डन कोर स्टेज में एकमात्र परफेक्टेड बीइंग थे। पहले ये केओटिक ब्लेड विंड एंड था, फिर 1000 इल्यूजन टेक्निक। क्या वह जू वयांग गोल्डन कोर स्टेज डाओइस्ट मास्टर है या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर है? उसने हाई लेवल स्पेल का इस्तेमाल कैसे किया? क्या यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज डाओइस्ट मास्टर ही इस्तेमाल कर सकते हैं? जू वयांग इसे लगातार कैसे इस्तेमाल कर सकता है? चाहे वह केओटिक ब्लेड विंड एंड हो या 1000 इल्यूजन टेक्निक, वे सबसे पावरफुल हाई लेवल स्पेल हैं। मुझे हैरानी है कि 100 पॉइजन सेक्ट को ये कहाँ से मिले। ये थोड़ा अजीब है कि किसी भी मजबूत कल्टीवेशन सेक्ट ने उन्हें छीनने की कोशिश नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 पॉइजन सेक्ट का कोई और बैकग्राउंड हो? अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। इस बार जू वयांग 1000 इल्यूजन आज से हमारे गो पॉइजन सेक्ट के इतने सारे कल्टीवेटर को मार पाया। वह अगली बार भी ऐसा ज़रूर कर पाएगा। ऐसे में हम इससे कैसे बचें? इससे बचना बहुत मुश्किल है। 1000 इल्यूजन टेक्निक साइलेंट और ट्रेसलेस है। हम इससे कैसे बचें? बस एक ही बात है जिस पर खुश होना चाहिए, वह ये है कि शायद जू वयांग की ताकत काफ़ी नहीं है, इसलिए वह हर बार हाई लेवल स्पेल सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाता है। उसके बाद वह सिर्फ भागकर छिप सकता है। जू वोआन के लगातार छिपकर किए जाने वाले हमलों और हत्याओं, साथ ही हर तरह के चौंकाने वाले तरीकों का सामना करते हुए गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को डर लगने लगा। वे अलग होकर लेक हॉट आइलैंड से भागना चाहते थे, लेकिन आखिर यह गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर था। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि गो पॉइजन सेक्ट की कई खदानें, दवा के खेत और दूसरे रिसोर्स यहीं थे। ये स्पिरिट वेन की जगह भी थी। अगर उन्होंने लेक हॉट आइलैंड की खजाने वाली ज़मीन को छोड़ दिया तो भविष्य में गो पॉइजन सेक्ट कैसे डेवलप हो सकता है? हालांकि अगर उन्होंने सारे रिसोर्स सौंप दिए तो क्या ये गो पॉइजन सेक्ट को सौंपने के बराबर नहीं होगा? वे सिर्फ इस इलाके को छोड़कर नए इलाके खोजने के लिए दूसरे इलाकों में जा सकते थे। ये भी गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को मंजूर नहीं था। एक झगड़े के बाद गो पॉइजन सेक्ट के ऊंचे तबके के लोगों ने 100 को एक चिट्ठी भेजने का फैसला किया। जहर संप्रदाय के लिए इस पर सवाल उठाना, या यूं कहें कि हार मानना नामुमकिन नहीं था। क्योंकि जू वानहाओ उससे बात नहीं कर पा रहा था और उसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वह इस मामले को संभालने के लिए 100 पॉइजन संप्रदाय से किसी ऊंचे लेवल के साधक को ढूंढेगा, जैसे कि 100 पॉइजन संप्रदाय के महान सुप्रीम एल्डर ओ यांगमिंग। जल्द ही ओ यांगमिंग को गो पॉइजन संप्रदाय से एक चिट्ठी मिली। गो पॉइजन संप्रदाय ने अपनी गलती मान ली और 100 पॉइजन संप्रदाय को कुछ रिसोर्स और खजाने देकर मुआवजा देने की तैयारी की। फिर उसने जू वयांग पर हमला किया, इस उम्मीद में कि ओ यांगमिंग उसे वापस बुला लेगा ताकि दोनों साधना संप्रदाय अपने पिछले रिश्ते को बनाए रख सकें और एक दूसरे पर हमला करना बंद कर सकें। कुल मिलाकर ये चिट्ठी मुख्य रूप से हार मानने और धमकी देने के लिए थी। इसका सिर्फ एक ही मुख्य मकसद था, और वह था 100 पॉइजन संप्रदाय से कहना कि वे मुसीबत जू वयांग को जल्दी वापस बुला लें। उनका गो पॉइजन संप्रदाय पहले से ही थोड़ा और टिक नहीं पा रहा था। ओ यांगमिंग लेटर पढ़कर वह हंसे बिना नहीं रह सका और उसने इसे पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में फैला दिया। 100 पॉइजन सेक्ट के साधक पिछले कुछ दिनों से गो पॉइजन सेक्ट में जो हो रहा था उस पर ध्यान दे रहे थे। जाहिर है वे जानते थे कि जू वयांग ने पिछले कुछ दिनों में गो पॉइजन सेक्ट में क्या किया था। अब जब उन्होंने गो पॉइजन सेक्ट का लेटर देखा तो वे हंगामा कर रहे थे। सेक्ट लीडर सच में कमाल का है। उसने अपनी ताकत से पूरे गो पॉइजन सेक्ट को दबा दिया। हमारे 100 पॉइजन सेक्ट की स्थापना के बाद से कोई भी साधक ऐसा नहीं कर पाया है। सेक्ट लीडर पहला है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेक्ट लीडर सिर्फ 18 साल का नौजवान है। उसकी ताकत अभी फॉल्स कोर स्टेज पर भी नहीं है, लेकिन वह पहले से ही गो पॉइजन सेक्ट को बुरी हालत में डाल सकता है। जब सेक्ट लीडर फॉल्स कोर स्टेज तक आगे बढ़ता है और गोल्डन कोर स्टेज में भी कदम रखता है तो गो पॉइजन सेक्ट शायद घुटने टेक कर रहम की भीख मांगेगा। कुछ ही दिनों में उसने गो पॉइजन सेक्ट के लगभग 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और कई हजार क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को मार डाला। सेक्ट लीडर की ताकत बहुत डरावनी है। कोई हैरानी नहीं कि गो पॉइजन सेक्ट हमसे रहम की भीख मांगेगा। अगर हमारे 100 पॉइजन सेक्ट को भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा तो मुझे डर है कि हम गो पॉइजन सेक्ट जैसा ही चुनाव करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारा सेक्ट लीडर सच में बहुत मजबूत है। क्या गो पॉइजन सेक्ट का ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा एक मजबूत गोल्डन कोर नहीं है? वह पहले सबसे घमंडी और निडर हुआ करता था। इस बार वह इतना बेपरवाह क्यों है?
वह हमारे सेक्ट लीडर का कुछ नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह डॉट। पूरा 100 पॉइजन सेक्ट खुशी से झूम रहा था। गो पॉइजन सेक्ट में सेक्ट लीडर जू वयांग के कामों का हर कोई जश्न मना रहा था, खासकर ज़ेन क्लैन के लोग। उनमें से कई तो पहले से ही रो रहे थे। सेक्ट लीडर सच में बहुत दरियादिल है। हमारे ज़ेन क्लैन ने पहले भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और अब वह हमारे ज़ेन क्लैन का बदला लेने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। इतनी दरियादिली सच में पहले कभी नहीं देखी गई। वो शुक्रिया सेक्ट लीडर, मेरे माता पिता की हत्या के खून के झगड़े का बदला लेने के लिए। भविष्य में सेक्ट लीडर मेरे दूसरे माता पिता होंगे। इस जन्म में मैं सिर्फ सेक्ट लीडर के आदेशों का पालन करूंगा और सेक्ट लीडर की जरा भी बात नहीं मानूंगा। जब मैं सोचता हूं कि हमने पहले सेक्ट मास्टर के साथ क्या किया था तो मुझे रोना आता है। उस समय मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस्मत से सेक्ट मास्टर ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया, नहीं तो हमारा ज़ेन कबीला 100 मौतें मारकर भी इसका बदला नहीं ले पाएगा। भविष्य में जो भी सेक्ट लीडर से निपटना चाहेगा उसे पहले हमारे ज़ेन कबीले की लाशों पर से गुजरना होगा। ज़ेन कबीले के अलावा जू कबीला और दूसरी सेनाएं जिन्हें जू वयांग ने धमकाया और लूटा था, उन्होंने भी अपने आंसू पोंछे। उफ, ये सब हमारे जू कबीले की गलती है। अगर हमने तब अपने सेक्ट लीडर के साथ बेहतर बर्ताव किया होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। अब से हमारा सेक्ट लीडर हमारा पूर्वज होगा और हम फिर कभी अपने पूर्वज के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। सेक्ट मास्टर सच में एक अच्छा इंसान है। अगर तुम हमसे बदला लेने के लिए उसे उसकी ही दवा चखा दो तो ठीक है, लेकिन अब तुमने पूरे गो पॉइजन सेक्ट में भी अफरा तफरी मचा दी है। ये सच में बहुत अच्छा है। अब से अगर कोई सेक्ट मास्टर के बारे में कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत करता है तो मुझे उन्हें मारने का इल्ज़ाम मत देना। ओयांगमिंग का मुंह तब फड़क उठा जब उसने देखा कि उत्साहित 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्य रो रहे हैं और उनके चेहरे से नाक बह रही है। उसने सिर हिलाया और कहा, ये हमारे 100 पॉइजन सेक्ट की खुशकिस्मती है कि सेक्ट मास्टर ऐसे हैं। जहां तक गो पॉइजन सेक्ट की रियायत और छोटी सी धमकी की बात है, ओयांगमिंग ने उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं किया। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और जवाब देने का भी मूड नहीं था। ये देखकर कि 100 पॉइजन सेक्ट अपने सेक्ट मास्टर जू वयांग को उन्हें टॉर्चर करके मारने देने पर अड़ा हुआ है, गो पॉइजन सेक्ट जो जिंदगी और मौत के संकट में था भी भड़क गया। चूंकि 100 पॉइजन सेक्ट हमारे साथ मौत से लड़ना चाहता है, इसलिए हम पूरी तरह से जंग शुरू करेंगे उनके साथ। ये हर समय जू वुवान के हमले से बेहतर है। तुम सही हो। अगर हम अभी 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करते हैं तो हमारे पास अभी भी एक मौका हो सकता है। अगर हम जू वयांग को लगातार परेशानी खड़ी करने देंगे तो मुझे डर है कि हमारे गो पॉइजन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर मर जाएंगे। अगर 100 पॉइजन सेक्ट हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं देना चाहता तो हम उन्हें अपने साथ घसीट लेंगे। ग्रैंड एल्डर, प्लीज़ ऑर्डर दो। हम अभी 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करेंगे। हमने 100 पॉइजन सेक्ट के बेस को घेर लिया है और उनके प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को खत्म कर दिया है। हमने एक ही झटके में पूरे 100 पॉइजन सेक्ट पर कब्जा कर लिया है। क्या एल्डर फैंग ने लगभग 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और हज़ारों क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को नहीं मारा? 100 पॉइजन सेक्ट अभी सबसे कमज़ोर है, हमारे गो पॉइजन सेक्ट से भी ज़्यादा कमज़ोर। अगर हम पूरी ताकत से 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करते हैं तो जीत की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ बातचीत के बाद मियाओ रेनफा भी मान गया। उसने तुरंत सभी गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को इकट्ठा किया और लेक हॉट आइलैंड से लगभग सभी रिसोर्स और खजाने ले गया जो ले जा सकते थे और 10,000 इंसेक्ट वैली की ओर बढ़ गया। रास्ते में गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने अपना हौसला बढ़ाने और 100 पॉइजन सेक्ट का हौसला कमज़ोर करने के लिए फैंग चेनवू को अपने स्पिरिचुअल पिलर के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने सभी शिष्यों का हौसला बढ़ाया। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट के कई बड़े लोग जानते थे कि 100 पॉइजन सेक्ट के अंदरूनी झगड़े का फैंग चेनवू से ज़्यादा लेना देना नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि इसे 100 पॉइजन सेक्ट ने ही फंसाया हो। लेकिन अब उसकी पैंट में गंदगी थी। अगर यह बकवास नहीं था तो यह बकवास था। जब बात यहाँ तक आ गई थी तो क्यों न इस मौके का इस्तेमाल यह मानने के लिए किया जाए, क्या वह खुद को खुश रख सकता है और दुश्मन का हौसला कमज़ोर कर सकता है? क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक तीर से कई निशाने लगें। जू वानहाओ को उम्मीद नहीं थी कि गो पॉइजन सेक्ट इतनी जल्दी इस बात को मान लेगा और मामले को खत्म कर देगा। यह माना जा सकता है कि जू वानहाओ का शक पूरी तरह से दूर हो गया था। जब उन्हें पता चला कि गो पॉइजन सेक्ट ने पहले ही मान लिया है कि फैंग चेनवू ने जो कुछ भी किया था वह उनके आदेश पर था, तो 100 पॉइजन सेक्ट में फिर से हंगामा मच गया। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि पहले सब कुछ किसने किया था। इस समय भले ही जू वयांग कूद कर कह दे कि उसने ही सब कुछ किया है, 100 पॉइजन सेक्ट का कोई भी चेला उस पर विश्वास नहीं करेगा। भले ही ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग ने ऐसा कहा हो, 100 पॉइजन सेक्ट के 3 बड़े ग्रुप को शक होगा कि वह सच कह रहा है या नहीं।
गो पॉइजन सेक्ट की मदद से झू वयांग को इस मामले से पूरी तरह से बच निकला माना जाता था। उसे अब वापस ट्रेस होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उसे गो पॉइजन सेक्ट ने पहले ही पूरी तरह से दोष उसी के सिर मर दिया था और कोई भी इसे हटा नहीं सकता था। हालांकि इस काम से गो पॉइजन सेक्ट को भी बहुत फायदा हुआ था। शुरू में झू वयांग ने कई दिनों और रातों तक उन पर हमला किया था और उन्हें मार डाला था। इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर मारे गए थे। यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर दाओइस्ट मास्टर मियाओ रेनफा भी झू वयांग का कुछ नहीं कर सके। पूरे गो पॉइजन सेक्ट का हौसला बहुत गिर गया था। हालांकि जब उन्हें इस बात का पता चला कि फैंग चेनवू ने सच में अकेले ही 100 पॉइजन सेक्ट में अफरा तफरी मचा दी थी और लगभग खत्म ही हो गया था, तो गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर का हौसला तुरंत बढ़ गया। जो झू वयांग कर सकता था, गो पॉइजन सेक्ट में भी ऐसे लोग थे जो उसे कर सकते थे। इसके अलावा झू वयांग 100 पॉइजन सेक्ट का सेक्ट लीडर था, जबकि फैंग चेनवू सिर्फ एक एल्डर था। गो पॉइजन सेक्ट झू वयांग ने गो पॉइजन सेक्ट के कुछ ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और रिफाइनमेंट स्टेज कल्टीवेटर पर हमला करके उन्हें मार डाला था, जबकि फैंग चेनवू ने 100 पॉइजन सेक्ट के 3 बड़े ग्रुप के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। वे बुरी तरह पिट गए थे। अगर सुप्रीम एल्डर ओ यांगमिंग ने समय पर दखल नहीं दिया होता तो 100 पॉइजन सेक्ट खत्म हो गया होता। थोड़ी सी तुलना करने पर पता चल जाएगा कि किसके तरीके ज़्यादा मजबूत थे। इसके अलावा गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोगों के मुताबिक झू वयांग उन्हें इतनी बेईमानी से इसलिए मार पाया क्योंकि वह छिपाने की टेक्निक में अच्छा था। जहां तक एरे फॉर्मेशन की बात है, झू वयांग ने साफ तौर पर एरे ब्रेकिंग स्पिरिचुअल टेलिस्मैन से उनके पहाड़ों को बचाने वाले एरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया था। दूसरी ओर एल्डर फैंग चेनवू ने 100 पॉइजन सेक्ट के अलग अलग एरे फॉर्मेशन को ज़बरदस्ती तोड़ने के लिए अपनी एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन पर भरोसा किया था। उसने पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में बेरहमी से लोगों को मारा और अंदरूनी झगड़े भड़काए और कई महीनों तक 100 पॉइजन सेक्ट में छिपा रहा। झू वानहाओ सिर्फ कुछ दिनों के लिए छिपी थी और उसे गो पॉइजन सेक्ट ने कई बार लगभग ढूंढ ही लिया था। एल्डर फैंग चेनवू की तुलना में वह बहुत कमज़ोर थी। उन दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। खुद को दिलासा देने और हौसला बढ़ाने के बाद गो पॉइजन सेक्ट का हौसला बढ़ गया। वे बिना रुके 100 पॉइजन सेक्ट की ओर दौड़े, 100 पॉइजन सेक्ट से मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे या 100 पॉइजन सेक्ट को खत्म करके आसपास के हजारों मील के इलाके के मालिक बन गए। झू वयांग की बात करें तो ये घटिया विलेन जिसकी स्किल्स एल्डर फैंग चेनवू से भी कम थी, वे उसे लेक हॉट आइलैंड पर खुद ही रहने देंगे। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके गो पॉइजन सेक्ट के पूरे 100 पॉइजन सेक्ट को खत्म करने के बाद ये घटिया विलेन लेक हॉट आइलैंड पर सही सलामत रह पाएगा। समझे नहीं? गो पॉइजन सेक्ट के जो साधक चले गए थे उन्हें देखकर झू वयांग मुस्कुराए और हाथ हिलाया, अलविदा बेवकूफ़ पेन। फिर उसने बेईमानी से एक लाइन बनानी शुरू कर दी। झू वयांग ने जो एरे फॉर्मेशन बनाया था वह सिर्फ एक सिंपल फायर सपोर्ट एरे फॉर्मेशन था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा एरे फॉर्मेशन था जो आग को जलाने में मदद कर सकता था। क्योंकि गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने अपना पूरा घोंसला उसके लिए छोड़ दिया था, इसलिए झू वयांग स्वाभाविक रूप से गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स की मेहरबानी को कम नहीं आंक सकता था। उसे लेक हॉट आइलैंड में एक छेद करना था। फायर एडिंग एरे फॉर्मेशन बस एक सिंपल एरे फॉर्मेशन था। इसे सेट करना बहुत आसान था। कुछ ही घंटों में झू वयांग ने पूरे लेक आइलैंड को फायर एडिंग एरे फॉर्मेशन से कवर कर लिया था। फिर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। वह लेक आइलैंड पर गो पॉइजन सेक्ट के आम इंसानों को भगा रहा था। हालांकि झू वयांग ने कई लोगों को मारा था, फिर भी उसका अपना बॉटम लाइन था। कम से कम वह आम इंसानों को बेईमानी से मारने के लिए एक अमर कल्टीवेटर के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा नहीं करेगा। इससे न सिर्फ कल्टीवेशन की दुनिया के अनकहे नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि यह झू वयांग के आम व्यवहार से भी मेल नहीं खाता था। वह ऐसा बुरा और बेरहम काम नहीं कर सकता था। असल में ज़्यादातर अमर कल्टीवेटर का स्वभाव ऐसा ही था। अमर कल्टीवेशन की दुनिया में लगभग यह आम राय थी कि अमर कल्टीवेटर इंसानों को नहीं मारते जब तक कि वे इंसान जानबूझकर अमर कल्टीवेटर को उकसाए नहीं। यहाँ तक कि कुछ डीमन कल्ट के सदस्य भी जादू के औजारों और स्पिरिचुअल हथियारों को बेहतर बनाने के लिए आम इंसानों की जान का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। एक तरफ आम इंसान काफ़ी कमज़ोर थे और अगर उनका इस्तेमाल जादू के औजारों और स्पिरिचुअल हथियारों को बेहतर बनाने के लिए किया भी जाता तो भी ताकत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। दूसरी तरफ यह अमर कल्टीवेशन की दुनिया की आम राय की वजह से था। हालांकि कल्टीवेशन की दुनिया आम इंसानों को नीची नज़र से देखती थी और उनके साथ चींटियों जैसा बर्ताव करती थी, लेकिन हर अमर कल्टीवेटर अपने दिल में जानता था कि इन्हीं चींटी जैसे आम इंसानों ने कल्टीवेशन की दुनिया की बहुत बड़ी नींव रखी थी। इन इंसानों के बिना खेती की दुनिया में कभी न खत्म होने वाला नया खून नहीं होता और यह आगे नहीं बढ़ पाती। थोड़ी दूर की सोच वाले साधक इंसानों को नहीं मारते। झू वयांग उनमें से एक था, इसलिए उसने गो पॉइजन सेक्ट के सभी इंसानों को आइलैंड से भगा दिया।
शैतान झू वुआन का सामना करते हुए गो पॉइजन सेक्ट के हजारों इंसानों ने बात मानकर छोड़ दिया। उनमें से किसी ने कोई आवाज़ नहीं की। आखिर अगर वे झू वुआन को गुस्सा दिलाते तो वह उन्हें ज़रूर मार डालता। हालांकि झू वुआन इंसानों को नहीं मारता था, लेकिन अगर ये इंसान उसके मामलों में दखल देते तो झू वुआन उन्हें मौत के घाट उतारने में हिचकिचाता नहीं था। खुशकिस्मती से गो पॉइजन सेक्ट के ये दुनियावी इंसान बहुत होशियार थे। जब उन्होंने झू वुआन को उन्हें भगाते देखा तो वे बात मानकर लेक हॉट आइलैंड से चले गए और चुपके से गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को, जो 100 पॉइजन सेक्ट को जीतने के लिए बहुत दूर गए थे, इस बात के बारे में बताया। इन लोगों से खबर मिलने के बाद गो पॉइजन सेक्ट के साधक भी थोड़े कंफ्यूज हो गए। मुझे नहीं लगता कि हमने लेक आइलैंड पर कुछ भी अच्छा छोड़ा है। जहां तक माइंस और हर्बल फील्ड्स की बात है तो उन्हें बिना ज़्यादा समय के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। माइंस में माइनिंग के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और हर्बल फील्ड्स को बढ़ने में बहुत समय लगता है। कुछ दूसरे रिसोर्स और खजाने भी हैं जिन्हें पालने में भी बहुत समय लगता है। झू वुआन के लेक आइलैंड पर कब्जा करने का क्या मतलब है? मुझे मत बताओ कि यह आदमी पहाड़ पर कब्जा करके खुद राजा बनना चाहता है। तो चलो उसे अभी के लिए लेक हॉट आइलैंड दे देते हैं। हम 100 पॉइजन सेक्ट को तोड़ने के बाद वापस आकर इस बेवकूफ़ से निपटेंगे। मुझे मत बताओ कि झू वुआन हमारी पुरखों की ज़मीन को ख़त्म करना चाहता है। नहीं तो वह लेक आइलैंड के सभी इंसानों को क्यों भगाएगा? ये थोड़ा अजीब है। हाँ, कोई और वजह ज़रूर होगी। ये पक्का हमारे लेक आइलैंड को ख़त्म करना नहीं है। लेक आइलैंड पर बहुत सारी खदानें और दवा के खेत हैं। झू वुआन उन्हें कैसे ख़त्म कर सकता था? वह ज़रूर हमारे गो पॉइजन सेक्ट को ख़त्म करने और इन दवा के खेतों और खदानों को छीनने के बारे में सोच रहा होगा। उद्धरण चिन्ह कुछ सेक्ट कल्टीवेटर की बातें सुनकर 100 पॉइजन सेक्ट के कुछ बड़े लोग, जो इस बात से परेशान थे कि झू वुआन लेक हॉट आइलैंड को ख़त्म कर देगा, हंस पड़े, ये सोचकर कि वे बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। आखिरकार, जैसा कि उसके साथी शिष्यों ने कहा था, लेक हॉट आइलैंड पर मौजूद खदानें और दवा के खेत कम समय में ज़्यादा कीमती नहीं थे। उन पर लंबे समय तक कब्जा करने पर ही उन्हें बहुत बड़ी दौलत माना जाएगा। 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के तौर पर झू वानहाओ ज़रूर गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर पर लंबे समय तक कब्जा करना चाहेंगे और फिर यहाँ के रिसोर्स का इस्तेमाल करके उन्हें कभी ना खत्म होने वाला पैसा देना चाहेंगे। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर की तरह भले ही वे 100 पॉइजन सेक्ट को हरा दें, वे ऊपर की खदानों और दवा के खेतों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी को भी उन्हें खत्म नहीं करने देंगे। आखिरकार ये एक अमर सेक्ट की नींव थे। कौन होगा उन्हें खत्म करने को तैयार? लेकिन अगर इन चीज़ों को खत्म करने से झू वुआन को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, तो झू वुआन उन्हें खत्म करने से कैसे मना कर सकता था? ये देखकर कि गो पॉइजन सेक्ट के सभी इंसानों को भगा दिया गया है, झू वुआन मुस्कुराया और मशाल उठाए। बूम! आग की लपटें उठीं और ऊपर उठीं। फायर सपोर्ट एरे के असर से वे पूरे लेक आइलैंड में बहुत तेज़ रफ्तार से फैल गईं। जल्द ही वे ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में जल गईं। भयंकर आग हज़ारों मीटर तक उठी और आसपास के सैकड़ों मील तक फैल गई। गो पॉइजन सेक्ट के इंसान जो अभी अभी लेक हॉट आइलैंड से निकले थे, हैरान रह गए और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं आपकी अच्छी कामना करता हूँ, ये हमारे गो पॉइजन सेक्ट की पुरखों की ज़मीन है। यहाँ बहुत सारी खदानें और दवाइयाँ हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यह एक अमर सेक्ट की नींव है। क्या झू वानहाओ इसे नहीं चाहते? उसने इस जगह को क्यों जलाया? जल्दी करो और अलग अलग परिवारों के अमर लोगों को रिपोर्ट करो। उनसे कहो कि जल्दी वापस आकर आग बुझा दें। अगर वे थोड़ी देर से आए तो मुझे डर है कि हमारे गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर खत्म हो जाएगा। क्या झू वुआन पागल है? उसने सच में हमारे हेडक्वार्टर के साथ ऐसा किया? या वह पागल है? उसे इतने अमीर अमर सेक्ट फाउंडेशन की भी परवाह नहीं है। उस कमीने झू वुआन ने पक्का जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कोई भी समझदार साधक अमर सेक्ट के फाउंडेशन के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। झू वुआन ने ज़रूर कोई गलती की होगी, इसीलिए उसने ऐसा किया। चलो जल्दी करते हैं और उससे आग बुझाने के लिए कहते हैं। उद्धरण चिन्ह गो पॉइजन सेक्ट के इन डरे हुए इंसानों को यह नहीं पता था कि झू वुआन को अपनी अच्छी खासी फसल के साथ अकेले खेती करने के लिए पहले ही एकांत जगह मिल गई थी। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को जिंदगी में पहली बार जलाने के लिए बधाई। आपको 30,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। इस एक्शन से झू वुआन को कुल 30,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले। आधे ब्रेकर थ्रू स्टोन ज़बरदस्ती झू वुआन के शरीर में डाल दिए गए। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ब्रेकर थ्रू स्टोन की इस वेव को एब्जॉर्ब करने के बाद झू वुआन के डेंटियन में प्राइमोडियल दाओ ट्रू एसेंस पक्का 13,000 मीटर के रेडियस तक फैल जाएगा। उस समय झू वुआन दाओ बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस को दाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल्स में कंडेंस कर पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने मार्शल आर्ट्स के साथ दाओ में एंटर किया था और कॉर्नेट इनर एसेंस को कॉर्नेट एसेंस क्रिस्टल्स में कंडेंस किया था।
जब जू वुवान अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस कर रहा था तो गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर जो 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करने के लिए बहुत दूर गए थे और जू वुवान की मदद करने के लिए तैयार थे, उन्हें भी मॉर्टल से यह खबर मिली। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर जब उन्हें पता चला कि जू वुवान गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर लेक हॉट आइलैंड को जला रहा है तो सब हैरान रह गए। क्या जू वानहाओ बेवकूफ़ है? उसने सच में ऐसा किया है? क्या वह गो पॉइजन सेक्ट की नींव नहीं चाहता? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और आग बुझाने के लिए वापस जाओ। हाँ हाँ हाँ, अब वापस जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हम 100 पॉइजन सेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। अब सबसे ज़रूरी काम आग बुझाना है। उद्धरण चिन्ह विंग फाइटर जेट मियाओ रेनफा भीड़ में गायब हो गया। वह अपने स्पिरिचुअल डिवाइस पर सवार होकर लेक हॉट आइलैंड तक भागा। उसके पीछे गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर एक के बाद एक लौट आए और हेडक्वार्टर की ओर दौड़े। जब उसने 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला किया था उसकी स्पीड के मुकाबले वह इस समय 10 गुना से भी ज़्यादा तेज था। लेकिन फिर भी जब गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर लेक हॉट आइलैंड की ओर दौड़े तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ कि लेक हॉट आइलैंड का आधे से ज़्यादा हिस्सा जल गया था, खासकर मियाओ कबीले का इलाका ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट जो पूरी तरह से खंडहर में बदल गया था। यहाँ रहने वाले सभी गोकीड़े मर गए थे और मियाओ कबीले के कल्टीवेटर लगभग रो पड़े। कहा जा सकता है कि विशाल गो पॉइजन सेक्ट को भारी नुकसान हुआ था। जू वयांग, मुझे तुम्हें मारना होगा। गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा बिजली की तरह दहाड़े। वह आइलैंड के ऊपर भिनभिनाते हुए गोल गोल घूमते हुए ढूंढ रहे थे। वह जू वयांग का पता ढूंढना चाहते थे और उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस की बात है कि कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें जू वयांग का पता नहीं चला। उस रात गो पॉइजन सेक्ट के 20,000 से ज़्यादा कल्टीवेटर उदास होकर मैदानों में रुके हुए थे। आगे क्या करना है ये सोचने से पहले थोड़ी देर आराम करने के लिए तैयार थे। मियाओ रेनफा ने रात में खुद भी जू वयांग को ढूंढा, किसी भी शक वाले की तलाश में। उसे जू वयांग को मारना था। हालांकि जू वुवान उस रात दिखाई नहीं दिया। वह अपनी ताकत बढ़ाने में बिजी था और उसने स्पिरिचुअल क्रिस्टल को 1300 मीटर की लिमिट तक बढ़ाने के लिए कुछ फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन्स भी खर्च किए थे। अगला स्टेप क्रिस्टल को ची में बदलना और स्पिरिचुअल सेंस में बदलना था। यह स्टेप बहुत मुश्किल था, लेकिन हाई ग्रेड मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक होली आइस टेक्निक की मदद से जू वयांग को भरोसा था कि वह लगभग आधे महीने में स्पिरिचुअल सेंस में बदल सकता है। जहां तक प्रिमोडियल दाओ क्विंटेसेंशियल एसेंस की बात है, वह भी अपनी लिमिट तक फैल गया था। इसके बाद इसे प्रिमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल में कंडेंस करने का समय था। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर दुख से भरे हुए थे, लेकिन जू वुवान को दोहरी खुशी मिली थी। उसकी मेंटल पावर और उसकी अपनी ताकत दोनों में बहुत सुधार हुआ था। जू वुवान को बस एक ही बात थोड़ी दुखी करती थी कि जो ब्रेकर थ्रू स्टोन उसने ज़बरदस्ती अपने शरीर में डाला था उसका इस्तेमाल उसकी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सका। शायद स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम में मेंटल पावर को कल्टीवेशन के तौर पर नहीं पहचाना गया था। ये सिर्फ कल्टीवेशन के लिए एक सहायक चीज़ थी, इसीलिए जू वुवान उस ब्रेकर थ्रू स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकी जिसे उसने ज़बरदस्ती अपनी मेंटल पावर बढ़ाने के लिए डाला था। अच्छी बात यह थी कि फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन प्योर मेंटल पावर में बदल सकता था और जू वयांग की मेंटल पावर बढ़ा सकता था। हालांकि जू वयांग आम हालात में ऐसा नहीं करती। फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन को कभी भी डाला जा सकता था। यह न सिर्फ किसी की मेंटल पावर बढ़ा सकता था, बल्कि यह अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल स्पेल को भी बेहतर बना सकता था। इसके कई इस्तेमाल थे, इसलिए इसे ब्लेड पर इस्तेमाल करना पड़ा। अगर इस बार वह मेंटल क्रिस्टल पूरा करने से बस थोड़ा ही पीछे था तो जू वुवान मेंटल क्रिस्टल बढ़ाने के लिए फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होता। दूसरी ओर ऐसा इसलिए भी था क्योंकि डाओ बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस क्रिस्टलाइज होने वाला था। एक बार मेंटल क्रिस्टल पूरा हो जाने के बाद वह आसानी से डाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल को कंडेंस कर पाएगा। साधना की एक रात के बाद जू वुवान को तरोताज़ा महसूस हुआ। गो पॉइजन सेक्ट ने एक और मुश्किल रात का अनुभव किया। इसे सैकड़ों सालों में सबसे मुश्किल रात भी कहा जा सकता है। वे जू वुवान के लिए बड़ी संख्या में ब्रेकर थ्रू स्टोन भी लाए और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के नोटिफिकेशन लगातार फ्लैश हो रहे थे। गो पॉइजन सेक्ट के महान एल्डर मियाओ गाओ को उनके जीवन में पहली बार रातों रात गोरा बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 1000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। गो पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर मियाओ जेंगगुआन को उनके जीवन में पहली बार रातों रात गोरा बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। गो पॉइजन सेक्ट के महान एल्डर मियाओ रेन को उनके जीवन में पहली बार रातों रात गोरा बनाने के लिए होस्ट को बधाई। आपको 10,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। लेक हॉट आइलैंड को जलाने और गो पॉइजन सेक्ट की आधी नींव को नष्ट करने की घटना ने पूरे गो पॉइजन सेक्ट को साफ तौर पर एक बड़ा झटका दिया था। कई बड़े लोग रातों रात गोरे हो गए थे। कोई सोच सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी।
ये जानना ज़रूरी था कि गो पॉइजन सेक्ट के 50 से ज़्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर एक ही रात में मर गए थे। गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोगों ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। फाउंडेशन की ज़रूरी जगह एक अमर सेक्ट की सबसे ज़रूरी जगह थी, और यह एक अमर सेक्ट को सपोर्ट करने की चाबी थी। गो पॉइजन सेक्ट की नींव लेक हॉट आइलैंड हज़ारों सालों से चल रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो गो पॉइजन सेक्ट इतने सालों तक फलने फूलने की कम से कम आधी वजह लेक हॉट आइलैंड की ज़रूरी नींव थी, जिसने गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को बहुत सारे रिसोर्स और खजाने दिए। लेकिन अब जब उनकी नींव नष्ट हो गई थी, तो नुकसान लगभग 100 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की मौत से कहीं ज़्यादा था। अगर वे भविष्य में मर भी जाते तो भी उन्हें गो पॉइजन सेक्ट के पूर्वजों को देखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि गो पॉइजन सेक्ट के ऊंचे तबके रातों रात सफ़ेद हो गए। इसके अलावा ज़ू वुवान के गो पॉइजन सेक्ट को जलाने के काम ने गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को 100 पॉइजन सेक्ट को जीतने और ख़त्म करने के लिए और भी पक्का इरादा कर दिया। अगले दिन सुबह होने से पहले गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर फिर से निकल पड़े। जाने से पहले गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर लेक हॉट आइलैंड पर मौजूद सभी कीमती चीज़ें ले गए, जिसमें कुछ दवा वाले पौधे भी शामिल थे। शौकग्रस्त सैनिक जीतेंगे। इस समय गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर गुस्से में थे और पूरे 100 पॉइजन सेक्ट को जलाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ज़ू वयांग ने गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर में आग लगा दी थी। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार जलाने के लिए बधाई। आपको 20,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। ये देखकर कि गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर चले गए हैं, ज़ू वुवान, जो किनारे छिपा हुआ था, लेक हॉट आइलैंड पर फिर से आया और लेक हॉट आइलैंड को दूसरी बार जलाना शुरू कर दिया। आखिर पिछली 3 बार से ब्रेकर थ्रू स्टोन लेने थे और वे काफ़ी संख्या में थे। ज़ू वुवान इसे कैसे मिस कर सकता था। इसलिए जैसे ही गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर चले गए, ज़ू वुयान ने ब्रेकर थ्रू स्टोन की दूसरी लहर कमाना शुरू कर दिया। भयंकर आग की लपटों के साथ गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर दूसरी बार आग के समुद्र से घिर गया। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर जो अभी अभी निकले थे, उन्होंने इसे तुरंत देख लिया। ज़ू वुवान, वो कमीना बहुत ज़्यादा है। हम अभी ज़्यादा दूर भी नहीं गए और वो हमारा हेडक्वार्टर जला रहा है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो पागल है? उसे इतना बड़ा मीट का टुकड़ा भी नहीं चाहिए। ये आदमी पागल हो गया होगा। नॉर्मल लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या हमें वापस जाकर आग बुझानी चाहिए? हम बस पुरखों की ज़मीन को जलते हुए नहीं देख सकते, है ना? बुझाने के लिए क्या है? हमने असल में पुरखों की ज़मीन की सारी अच्छी चीज़ें लूट ली हैं। तो क्या हुआ अगर हम उन्हें जला दें? अगर हम इस बार आग बुझा भी दें, तो वो बेवकूफ़ ज़ू वयांग जब हम यहाँ से बहुत दूर होंगे तो उन्हें जलाता ही रहेगा। हमें ऐसा बेकार काम क्यों करना है? विंग, भले ही गो पॉइजन सेक्ट के जो साधक थोड़ी बहुत समझते थे, उनका आग बुझाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर होने के नाते मियाओ रेनफा ज़ू वयांग को इतनी घमंडी हरकतें करते हुए नहीं देख सकते थे। इसलिए फाइटर जेट मियाओ रेनफा को फिर से लेक आइलैंड की ओर भेजा गया। मियाओ रेनफा जो स्पिरिचुअल वेपन चला रहे थे, वह काफ़ी जादुई था। इसकी आवाज़ ज़ू वयांग के धरती पर मौजूद कुछ फाइटर जेट से काफ़ी मिलती जुलती थी। बेशक ये किसी खास जानवर जैसी भी लग रही थी। एक हरे सिर वाली मक्खी। ज़ू वयांग, यहाँ से निकलो और अपनी मौत को स्वीकार करो। जब मियाओ रेनफा अपनी सबसे तेज़ रफ्तार से आइलैंड की ओर दौड़े, तो वह जगह पहले से ही आग के समुद्र से घिरी हुई थी और ज़ू वयांग का रूप अब दिखाई नहीं दे रहा था। ज़ू वयांग बेवकूफ़ नहीं था। आग लगाने के बाद वह यहाँ कैसे रह सकता था? वह कई साधकों से अलग था। गो पॉइजन सेक्ट में मियाओ रेनफा, जिसका सीना गुस्से से भरा हुआ था, थोड़ी देर चिल्लाया। ये देखकर कि वह ज़ू वयांग को आवाज़ नहीं दे सकता, वह सिर्फ नाराज़ होकर जा सकता था। जाने से पहले उसने लेक आइलैंड पर लगी आग भी बुझा दी। ये कन्फर्म करने के बाद कि मियाओ रेनफा चला गया है और वापस नहीं आया है, ज़ू वयांग फिर से सामने आया और तीसरी बार आग में मदद करने वाली लाइन बनाना शुरू किया। बूम! जल्द ही गो पॉइजन सेक्ट का पुराना अड्डा लेक हॉट आइलैंड तीसरी बार आग की लपटों से घिर गया। यह आखिरी बार होना चाहिए। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को ज़िंदगी में तीसरी बार जलाने के लिए बधाई। तुम्हें 10,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। इस बार उसे मिले ब्रेकर थ्रू स्टोन की संख्या बहुत कम हो गई थी। साफ था कि ज़ू वयांग के गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को जलाने के काम का असर कम होता जा रहा था। फिर भी उसे मिले ब्रेकर थ्रू स्टोन की संख्या अभी भी कम नहीं थी। गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर सच में एक अच्छी जगह थी। इसे 3 बार जलाने के बाद इसने ज़ू वुवान को असल में 60,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन दिलाए। ये बहुत बड़ी दौलत थी। अपने शरीर में बढ़ते ब्रेकर थ्रू स्टोन को महसूस करते हुए ज़ू वुवान थोड़ा मुस्कुराया और ठीक से खेती करने के लिए जगह ढूंढने के लिए तैयार हो गया। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, तो ब्रेकर थ्रू स्टोन की इस लहर की मदद से उसके बीच के डेंटियन में कुछ दाओ बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस को दाओ बिगिनिंग एसेंस क्रिस्टल में कंडेंस किया जाना चाहिए।
हालांकि कंडेंस होने के बाद कॉर्नेट इनर एसेंस को एसेंस क्रिस्टल भी कहा जाता था, कॉर्नेट एसेंस क्रिस्टल 10 गुना से भी ज़्यादा था, या प्राइमोडियल डाओ एसेंस क्रिस्टल से 100 गुना कमज़ोर। दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। जब उन्हें लेक हॉट आइलैंड के पास के इंसानों से यह खबर मिली कि ज़ू वुवान ने लेक हॉट आइलैंड में तीसरी बार आग लगा दी है, तो गो पॉइजन द्वारा भेजे गए 100 पॉइजन सेक्ट के साधक अब शिकायत नहीं कर सके। यह पागल, इसका दिमाग तो जल गया होगा। अगर तुम इसे एक बार जला दो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर एक स्टोव है? क्या तुम्हारे पास हर दिन वहाँ खाना बनाने के लिए इतना खाली समय है? ज़ू वुवान, तुम 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर हो, हज़ारों मील के दायरे में टॉप अमीरों में से एक। क्या तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है? हमारे लेक हॉट आइलैंड पर जलाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम ज़रूर बेवकूफ़ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वे चाहते हैं कि हम वापस लौट जाएं ताकि हम वेई को बचाने के लिए घेर न सकें? जाओ। वे जू वयांग के चुपके से किए गए हमले के संकट को हल करने के लिए 100 पॉइजन सेक्ट को घेरने का तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वे जू वयांग पर हमला करने का यह मौका भी लेना चाहते हैं। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। लेक आइलैंड इस हालत में जल गया है। अगर हमारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो हम वापस जाकर बार बार आग बुझाएंगे। गो पॉइजन सेक्ट के साधक ज़ू वयांग की हरकतों से बहुत हैरान थे। ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा भी हैरान थे। उन्हें लगा कि ज़ू वयांग ज़रूर कोई बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि ज़ू वुवान को गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर जलाने से कितनी खुशी मिली होगी। उस तरह की खुशी लोगों को बस मरने और फिर कभी जाने न देने के लिए मजबूर कर रही थी। अगर उसे सिर्फ पहले 3 बार से फ़ायदा न होता तो ज़ू वुवान सच में गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को चूल्हे की तरह इस्तेमाल करके हर दिन आइलैंड में आग लगा सकती थी। वह उसी समय 100 पॉइजन सेक्ट को भी जला देती। वह इसे दिन में 2 बार जलाती और बहुत सारा पैसा कमाती। बदकिस्मती से स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम में ऐसा कोई लूपहोल नहीं था, नहीं तो ज़ू वयांग कामयाब हो जाती। ये सच में बहुत दुख की बात थी। लेक हॉट आइलैंड पर आग के समुद्र की गहराई में ज़मीन के नीचे छिपे हुए ज़ू वुवान ने अपनी दिमागी ताकत पर भरोसा किया जो पहले से ही अपनी लिमिट तक क्रिस्टलाइज हो चुकी थी, ताकि प्राइमोडियल दाओ ट्रू ओरिजिन को आसानी से कंडेंस किया जा सके। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ दाओ बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस जो पहले से ही अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, लगातार कंप्रेस और कंडेंस होता गया। धीरे धीरे दाओ बिगिनिंग क्विंटेसेंशियल एसेंस की गहराई में क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल दिखाई देने लगे। ट्रू एसेंस क्रिस्टल। जैसा कि उम्मीद थी, स्पिरिचुअल क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करने के बाद दाओ बिगिनिंग ट्रू एसेंस को कंप्रेस और कंडेंस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और ज़ू वयांग के डेंटियन में दाओ बिगिनिंग ट्रू एसेंस सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज हो गया। दाओ बिगिनिंग ट्रू एसेंस के क्रिस्टलाइज होने के प्रोसेस में एक डरावना प्रेशर फिर से दिखाई दिया। एक तरफ इसने ज़ू वयांग के शरीर के अलग अलग हिस्सों को भारी असर झेलने पर मजबूर किया, लेकिन साथ ही इसने ज़ू वयांग के शरीर को मजबूत भी किया। कहा जा सकता है कि यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। प्राइमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल के दिखने के बाद इसने ज़ू वुवान के शरीर को पोषण देना और बेहतर बनाना शुरू कर दिया, जिससे ज़ू वुवान की शारीरिक फिटनेस और मजबूत हुई और ज़ू वुवान का शरीर और मजबूत होता गया। बेशक प्राइमोडियल दाओ एसेंस क्रिस्टल ने निचले और बीच के डेंटियन को भी पोषण दिया और बेहतर बनाया। यहाँ तक कि मेंटल क्रिस्टल पर भी असर पड़ा और वह थोड़ा मजबूत हो गया। वाइटल एसेंस क्रिस्टल एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक के लिए और स्कोर स्टेज तक पहुंचने का पहला कदम था। एक बार जब शरीर का सारा वाइटल एसेंस एक वाइटल एसेंस क्रिस्टल में मिल गया तो इसका मतलब था कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक ने फेक कोर स्टेज में कदम रख दिया था। पहले ज़ू कबीले के पूर्वज इसी सटे पर अटके हुए थे। उसके बाद वह स्पिरिचुअल क्रिस्टल को स्पिरिचुअल पावर में बदल देता था। फिर उस ताकतवर स्पिरिचुअल पावर से वह असली एसेंस क्रिस्टल को टेम्पर और कंप्रेस करता था और आखिर में गोल्डन कोर को थोड़ा थोड़ा करके पॉलिश करता था। बेशक एक और तरीका था जो ज़ेन युआन क्रिस्टल को धीरे धीरे कंप्रेस और कंडेंस करने के इस तरीके से 10 गुना या 100 गुना तेज था। इसके अलावा इस तरीके से कंडेंस किया गया जिंदन जैसे ही दिखता था, बहुत ताकतवर होता था और यह कम से कम पहले ट्रांसफॉर्मेशन का जिंदन तो था ही। वह था क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाना। ज़ेन युआन क्रिस्टल को ज़बरदस्ती कोर क्यूई में कंडेंस करना और फिर कोर क्यूई का इस्तेमाल करके गोल्डन कोर बनाना। इस तरह का गोल्डन कोर सबसे मजबूत था लेकिन सबसे मुश्किल और ख़तरनाक भी था। क्रिस्टल को क्यूई में ऊपर उठाते हुए ज़ू वयांग ने भी इसका अनुभव किया था और उस समय की मुश्किल अभी भी गहराई से महसूस होती थी। थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती थी। उस समय वे कमज़ोर ताकतें पहले से ही बहुत खतरनाक थीं और ज़ेन युआन क्रिस्टल की तो बात ही छोड़ दें जो अब कुछ हद तक ताकतवर हो गए थे। क्रिस्टल को ची में आगे बढ़ाना बेशक और भी खतरनाक और मुश्किल था। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती थी। ठीक इसी वजह से ज़्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर अपने ट्रू एसेंस क्रिस्टल को धीरे धीरे पॉलिश और गाढ़ा करके गोल्डन कोर में बदलना चुनते थे।
हालांकि इसमें बहुत समय लगता था, लेकिन यह ज़्यादा सुरक्षित था। ओयांगमिंग और मियाओ रेनफा दोनों ने गोल्डन कोर स्टेज में आगे बढ़ने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के लिए गोल्डन कोर स्टेज में आगे बढ़ने का मेन स्ट्रीम तरीका भी था। भले ही वह झू व्यांग होता, अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टेज में आगे बढ़ना ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होता तो भी वह इसी सुरक्षित तरीके को चुनता, भले ही इसे उसके कल्टीवेशन फाउंडेशन पर असर पड़ता। ट्रू एसेंस के क्रिस्टलाइज होने के बाद झू व्यांग की ताकत और बेहतर हो गई थी और वह अब आम गोल्डन कोर स्टेज परफेक्टेड कल्टीवेटर से लड़ सकती थी। ज़्यादातर शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टीवेटर शायद झू व्यांग से हार जाते और उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। हालांकि वह औरस कोर स्टेज कल्टीवेटर नहीं थी, झू व्यांग की लड़ने की क्षमता पहले ही एक बड़ा स्टेज पार कर चुकी थी। वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले औरस कोर स्टेज कल्टीवेटर को मार सकती थी। पूरे सदर्न वेस्टलैंड में इस तरह की ताकत सबसे नीचे नहीं थी। 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट जैसी जगहों पर वह पहले से ही एक सेक्ट बना सकता था और एक पूर्वज बन सकता था। लेक आइलैंड पर सोचने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए झू व्यांग आराम से इस जगह से चला गया, गो पॉइजन सेक्ट की इच्छा पूरी करने की तैयारी में और उन्हें झाओ को बचाने के लिए वेई को सफलतापूर्वक घेरने दिया। लेकिन झू वुवान को लगा कि गो पॉइजन सेक्ट के ऊंचे लेवल के लोग सच में थोड़े बेवकूफ़ थे। बड़े पैमाने पर आर्मी की लड़ाइयों में वेई को घेरना और झाओ को बचाना आमतौर पर काम आता था, लेकिन उस पर इसका इस्तेमाल करना थोड़ा बेवकूफ़ी भरा था। गो पॉइजन सेक्ट असल में झू व्यांग के चुपके से हमले और हत्या से बचने के लिए झाओ को बचाने के लिए तथाकथित घेराबंदी का इस्तेमाल करना चाहता था। झू व्यांग को सामने लाने के लिए 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करके झू व्यांग के पास उनसे सीधे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और फिर झू व्यांग को मारने का मौका ढूंढेगा। लेकिन भले ही गो पॉइजन सेक्ट ने सच में 100 पॉइजन सेक्ट को घेर लिया हो और उन्हें मार भी दिया हो, क्या झू वुवान अगर देखती कि हालात ठीक नहीं है तो भाग नहीं जाती? ऐसा नहीं था कि झू वुयान के पैर लंबे नहीं थे। अगर गो पॉइजन सेक्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होता तो झू वुयान पक्का 100 पॉइजन सेक्ट से भागने वाली पहली होती। वह पक्का 100 पॉइजन सेक्ट के साथ नहीं मरती। इसलिए झाओ को बचाने के लिए गो पॉइजन सेक्ट का वेई पर तथाकथित घेरा डालना सिर्फ एक ख्वाहिश थी। गो पॉइजन सेक्ट को लगा कि 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के तौर पर झू व्यांग जिंदगी और मौत में उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पूरे 100 पॉइजन सेक्ट में झू व्यांग शायद उन लोगों में से एक था जिसने 100 पॉइजन सेक्ट को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया था। झू व्यांग की राय में 100 पॉइजन सेक्ट सिर्फ एक टूल था जिसका इस्तेमाल उसने ब्रेकर थ्रू स्टोन कमाने के लिए किया था। वे दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे और एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते थे। अगर झू वानजी अभी भी जिंदा होता तो झू वानवान के मन में झू वानजी की वजह से 100 पॉइजन सेक्ट के लिए कुछ फीलिंग्स हो सकती थीं। लेकिन झू वानजी पहले ही जा चुका था और 100 पॉइजन सेक्ट के एक कल्टीवेटर ने उसे मार डाला था। इससे झू वानवान के मन में 100 पॉइजन सेक्ट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहीं। अगर वह इसका इस्तेमाल कर पाता तो सब ठीक हो जाता, अगर वह नहीं कर पाता तो सब खत्म हो जाता। बेशक इस बात की वजह से कि 100 पॉइजन सेक्ट ने उसे बहुत सारे रिसोर्स दिए थे, झू व्यांग ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर 100 पॉइजन सेक्ट के सबसे बड़े दुश्मन गो पॉइजन सेक्ट को बुरी तरह घायल कर दिया। भविष्य में उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और कोई भी दूसरे का एहसानमंद नहीं रहेगा। एक बार जब गो पॉइजन सेक्ट को ऐसा खतरा हुआ जिसका वे सामना नहीं कर सके तो झू वुवान शायद सबसे पहले भाग जाएगा। हालांकि जाहिर है कि अभी भागने का समय नहीं था। झू व्यांग की अभी की ताकत के साथ उसे भरोसा था कि वह गो पॉइजन सेक्ट को हरा सकता है। 100 पॉइजन सेक्ट की मदद की तो बात ही छोड़िए। इसलिए झू व्यांग बहुत जल्दी 100 पॉइजन सेक्ट में लौट आया और एक हीरो जैसा बर्ताव पाया। सेक्ट मास्टर जिंदाबाद, सेक्ट मास्टर जिंदाबाद। इस बार सेक्ट लीडर के काम सच में संतोषजनक हैं। पिछले हजारों सालों में 100 पॉइजन सेक्ट का कोई भी कल्टीवेटर सेक्ट लीडर की तरह पूरे गो पॉइजन सेक्ट को दबा नहीं पाया है। हमारे ज़ेन क्लैन का बदला लेने के लिए सेक्ट लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हमारा ज़ेन क्लैन सिर्फ सेक्ट लीडर के आदेशों का पालन करेगा और सेक्ट लीडर की हर बात मानेगा। हम बिल्कुल भी अवज्ञा नहीं करेंगे। हमारा ज़ू क्लैन सेक्ट लीडर के नेतृत्व का पालन करेगा। हमसे बदला लेने के लिए धन्यवाद सेक्ट लीडर। उद्धरण चिन्ह 100 पॉइजन सेक्ट के शुक्रगुजार शिष्यों को देखकर झू वुवान एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ 5 ट्रेजर्स पीक पर लौटी। उन्होंने अच्छी तरह आराम करने और फिर चुपचाप 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे को बेहतर बनाने का प्लान बनाया ताकि गो पॉइजन सेक्ट को हमला करने से रोका जा सके। अपनी स्पिरिट ठीक होने के बाद झू वुयान ने रात का फ़ायदा उठाकर 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे के अलग अलग एरे बेस और एरे कोर में घुसकर इसे बेहतर बनाया। झू वानहाओ की अभी की ताकत, जो एक मिड रैंक स्पिरिचुअल एरे मास्टर के सबसे करीब थी, और 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन डिफेंडिंग एरे की उनकी गहरी समझ के साथ उनके लिए 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन डिफेंडिंग एरे को मॉडिफाई करना बहुत आसान था।
गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर्स के 100 पॉइजन सेक्ट में आने से पहले ही जू वुवान ने 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे। फिर उसने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और गो पॉइजन सेक्ट के साधकों से मौत तक लड़ने के लिए प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे का इस्तेमाल करने की तैयारी की। 10,000 इंसेक्ट वैली में सभी जहरीले कीड़ों को खत्म करो और 100 पॉइजन सेक्ट की कुदरती रुकावट को तोड़ो। चाहे जहरीले कीड़े हों या साधक, हमें ये पक्का करना होगा कि 100 पॉइजन सेक्ट किसी को जिंदा न छोड़े। 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे से हमें जो भी जानकारी मिली है उसे इकट्ठा करें। बाद में हम इस जानकारी का इस्तेमाल 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे को जल्द से जल्द तोड़ने और अंदर मौजूद 100 पॉइजन सेक्ट के सभी शिष्यों को मारने के लिए करेंगे। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर जहरीले कीड़ों और जालों को तरीके से खत्म कर दिया। जल्द ही वे माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन के सामने आ गए। दर्जनों लो लेवल हाइटियर स्पिरिचुअल एरे मास्टर आगे आए और पहले मिली जानकारी से 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। हमें 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे के बारे में लगभग आधी जानकारी पहले ही मिल चुकी है। इसे तोड़ना बहुत आसान है। बढ़ो, प्लीज़ इंतज़ार करो और देखो। 100 पॉइजन सेक्ट के बेवकूफ़ों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें कुछ 100 सालों में उनके प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बारे में इतनी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ग्रैंड एल्डर, हमें 2 घंटे दो। हम पक्का 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। 2 घंटे तो पहले ही थोड़े ज़्यादा हैं, शायद 1 घंटा काफ़ी है। गो पॉइजन सेक्ट के दर्जनों स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे को क्रैक करना शुरू कर दिया। उनके पास 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे के बारे में जानकारी थी। स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नहीं। व्हाइट टाइगर को खत्म करो। देखो मैं पहले एरे कोर को कैसे खत्म करता हूँ। 1 घंटे बाद गो पॉइजन सेक्ट के टॉप 3 स्पिरिचुअल एरे मास्टर ओयांग जी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। उन्होंने 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे और अपने अंदाजे के बारे में मिली जानकारी के अनुसार पहले एरे कोर को क्रैक करना शुरू कर दिया। चाहे जहरीले कीड़े हों या कल्टीवेटर, हमें ये पक्का करना होगा कि 100 पॉइजन सेक्ट किसी को भी जिंदा न छोड़े। 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे से हमें जो भी जानकारी मिली है उसे इकट्ठा करें। बाद में हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके इसे तोड़ेंगे। 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे को जितनी जल्दी हो सके तोड़ो और अंदर मौजूद सभी 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों को मार डालो। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर के जहरीले कीड़ों और जालों को ठीक से खत्म कर दिया। जल्द ही वे माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन के सामने आ गए। दर्जनों लो लेवल हाइटियर स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स आगे आए और पहले मिली जानकारी से 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर दिया। हमें 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे के बारे में लगभग आधी जानकारी पहले ही मिल चुकी है। इसे तोड़ना बहुत आसान है। एल्डर्स, प्लीज़ इंतज़ार करो और देखो। 100 पॉइजन सेक्ट के बेवकूफ़ों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें कुछ ही 100 सालों में उनके प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के बारे में इतनी जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ग्रैंड एल्डर, हमें 2 घंटे दो। हम 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को ज़रूर तोड़ सकते हैं। 2 घंटे पहले ही थोड़े ज़्यादा हैं, शायद 1 घंटा काफ़ी है। गो पॉइजन सेक्ट के दर्जनों स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे को क्रैक करना शुरू कर दिया। उनके पास 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे के बारे में जानकारी थी। स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नहीं। व्हाइट टाइगर को खत्म करो। देखो मैं पहले एरे कोर को कैसे खत्म करता हूँ। 1 घंटे बाद गो पॉइजन सेक्ट के टॉप 3 स्पिरिचुअल एरे मास्टर ओयांग जी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। उन्होंने 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे के बारे में मिली जानकारी और अपने अंदाजे के हिसाब से पहले एरे कोर को क्रैक करना शुरू कर दिया। 100 पॉइजन सेक्ट के पहाड़ों को बचाने वाले ग्रुप में ज़बरदस्त क्विंटेसेंशियल एसेंस पावर और कुछ रेयर मटेरियल आ गए। जल्द ही 100 पॉइजन सेक्ट के पहाड़ों को बचाने वाले ग्रुप का एक एरिया रोशन हो गया। पहला ग्रुप कोर खत्म हो गया है। जब तक पहला ग्रुप कोर सक्सेसफुली टूट जाता है, दूसरे और तीसरे ग्रुप कोर को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें तोड़ने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। ओयांग जी इस एरिया के पास पहुंचते ही मुस्कुरा रहा था। हालांकि इसी समय जलती हुई जगह से एक मुट्ठी जितनी बड़ी आग का गोला निकला और बेरहमी से ओयांग जी के सीने पर लगा। पहाड़ की रक्षा करने वाली व्यूह रचना से निकले आग के गोलों का सामना करते हुए, जो एक इंटरमीडिएट व्यूह रचना के बराबर थी, भले ही ओयांग जी की ताकत पहले ही लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उसका सुरक्षा करने वाला जादुई खजाना एक ही वार में उड़ गया और उसके अंदर के अंग तुरंत कोयले में बदल गए। ग्रैंड व्यूह, कुछ बदल गया है। मरने से पहले ओयांग जेड के पास बस इतना कहने का समय था कि वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह इससे ज्यादा मरा नहीं रह सकता था।
ओयांगजी को जमीन पर गिरते और उठ न पाने को देखकर पूरा गो पॉइजन सेक्ट चुप हो गया। वह लड़ाई जीतने से पहले ही मर गया, जिससे हीरो के आंसू उसके कपड़ों पर बहुत देर तक भरे रहे। गो पॉइजन सेक्ट के टॉप 3 व्यूह मास्टर्स में से एक होने के नाते ओयांगजी एक भी व्यूह कोड को तोड़ने से पहले ही अचानक एक दुर्घटना में मारा गया। ये नतीजा गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को मंजूर नहीं था। क्या हो रहा है? कुछ देर बाद गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा की गुस्से वाली आवाज़ गूंजी। उन्होंने गो पॉइजन सेक्ट के बचे हुए स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स को ठंडी नज़र से देखा। कुछ देर की चुप्पी के बाद इन गो पॉइजन सेक्ट के स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स को भी कुछ एहसास हुआ। ग्रैंड एल्डर, जैसा एल्डर ओयांग ने कहा, 100 पॉइजन सेक्ट ने पहले ही पहाड़ की सुरक्षा करने वाली व्यू रचना को बदल दिया है और भेस बदल लिया है। एल्डर ओयांग अचानक पकड़े गए और 100 पॉइजन सेक्ट के जाल में फंस गए। इसीलिए कुछ हुआ। 100 पॉइजन सेक्ट के स्पिरिचुअल व्यू मास्टर्स सच में बहुत चालाक हैं। वे असल में बिना किसी को बताए माउंटेन डिफेंडिंग व्यू को इस हद तक बदलने में कामयाब रहे। 100 पॉइजन सेक्ट में हमारे जासूसों को भी खबर नहीं मिली, इसीलिए ये हालत हुई है। ये सब हमारी लापरवाही है। प्लीज़ हमें सज़ा दो ग्रैंड एल्डर। अगर ऐसा है तो 100 पॉइजन सेक्ट की पहाड़ बचाने वाली व्यू रचना को तोड़ना मुश्किल होगा। कई दिनों के नतीजों और टेस्ट के बिना हम इसे तोड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें पहले मिली व्यू रचना की जानकारी शायद बेकार हो जाएगी। स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स की ये बातें सुनकर गो पॉइजन सेक्ट के कई कल्टीवेटर चुप हो गए। उन्हें याद आया कि कैसे वे 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को एक ही झटके में तोड़ना चाहते थे और पूरे 100 पॉइजन सेक्ट को धरती पर नर्क बनाना चाहते थे। स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स के ग्रुप ने तो कसम भी खाई थी कि वे इसे 2 घंटे में निपटा लेंगे, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही बीता था और 100 पॉइजन सेक्ट का प्रोटेक्टिव एरे ग्रुप निपटा नहीं था। इसके बजाय उनके ज़रूरी स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स निपटाए गए थे। ये तो बकवास था। गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स के सिर पर ठंडे पानी का एक बेसिन डाला गया, जिससे उन्हें पूरे शरीर में ठंड लगने लगी और उनके पूरे शरीर जमने वाले थे। अगर वे हार भी जाते तो इस स्थिति में भले ही वे इन्फेक्टेड सैनिक होते, वे प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाते। घायल सैनिकों की तो बात ही छोड़ दें, वे अंदर घुसकर 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फायर ड्रैगन टेक्निक, विंड ब्लेड फॉर्मेशन, गिरती चट्टानें... इस समय 100 पॉइजन सेक्ट के पहाड़ों को बचाने वाले ग्रुप से एक बहुत तेज गर्जना आई। गर्जना के साथ मंत्र और ताबीज भी थे जिन्होंने आसमान को ढक लिया और बड़ी संख्या में गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को डुबो दिया। जल्दी से पीछे हटो और एक बचाव का घेरा बनाओ। आध्यात्मिक ग्रुप मास्टर्स, ग्रुप का पता लगाने और उसे तोड़ने की पूरी कोशिश करो। दूसरे शिष्यों, उनकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करो। 100 पॉइजन सेक्ट के पास माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन है। हमारे लिए उन पर हमला करना बहुत मुश्किल होगा। हम पहले डिफेंस पर ध्यान देंगे। माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद हम अंदर 100 पॉइजन सेक्ट के बुरे जीवों को मारने पर ध्यान देंगे। जैसे ही गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स के हमलों को रोका, वे एरे फॉर्मेशन को समझना और तोड़ना जारी रखते थे। उनकी स्पीड पहले से बहुत धीमी थी। इसके अलावा 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन के बारे में जानकारी बेकार थी। गो पॉइजन सेक्ट के स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स के लिए 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन को तोड़ना 10 गुना से भी ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे हालात में भारी नुकसान के कारण गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। 100 पॉइजन सेक्ट पर तथाकथित हमला और झाओ को बचाने के लिए वेई की तथाकथित घेराबंदी स्वाभाविक रूप से एक मजाक बन गई। ये दूसरी बार था जब गो पॉइजन सेक्ट झाओ को बचाने के लिए वेई की घेराबंदी करने में नाकाम रहा था। पहली बार इसलिए क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ू वयांग इतना बेरहम होगा। वह एक अमर सेक्ट की नींव छोड़ने और उनके गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर को जलाने के लिए भी तैयार था। दूसरी बार उन्हें 100 पॉइजन सेक्ट ने धोखा दिया। माउंटेन डिफेंडिंग एरे की जानकारी जो जासूसों ने बड़ी मेहनत से चुराई थी, बेकार थी और दुश्मन ने भी उसका इस्तेमाल किया। न केवल वे 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन डिफेंडिंग एरे को तोड़ नहीं पाए, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से भारी नुकसान भी पहुंचाया। अगर गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को पता चल जाता कि यह सब ज़ू वुवान का काम है, तो कौन जानता था कि वे क्या सोचते। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गो पॉइजन सेक्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए 100 पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्शन एरे का इस्तेमाल किया। आपको 30,000 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। इस एक्शन से ज़ू वुवान को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले। आखिर अगर गो पॉइजन सेक्ट आज सच में 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को तोड़ देता, तो सच में इस बात की कुछ संभावना थी कि 100 पॉइजन सेक्ट खत्म हो जाएगा। अब गो पॉइजन सेक्ट न सिर्फ 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकाम रहा, बल्कि उन्होंने बहुत सारे कल्टीवेटर को भी मार डाला था। यह एक हैरान करने वाला असर था।
जाहिर है, इससे जू वुयान को बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन मिल सकते थे और जू वुयान को बहुत सारे फायदे मिल सकते थे। असल में 100 पॉइजन सेक्ट के साधक भी इस समय हैरान थे। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को बुरी हालत में भागते हुए देखकर 100 पॉइजन सेक्ट के साधक खुश तो थे लेकिन शक भी कर रहे थे। हमारे 100 पॉइजन सेक्ट का प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे ग्रुप कब बदल गया? मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी सेक्ट के स्पिरिचुअल एरे मास्टर ने चुपके से कोई चाल चली हो? असल में वह कौन है? ये हमने नहीं किया, हमने ऐसे बदलाव नहीं किए। इस समय हम भी प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रैंड एल्डर के अनुसार सेक्ट मास्टर को एक रिक्लूसिव एरे फॉर्मेशन एक्सपर्ट मिला जिसने एक चाल चली और 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे को बदला। इसीलिए हम उन्हें उनकी ही दवा का स्वाद चखा पाए और गो पॉइजन सेक्ट को एक बड़ा सरप्राइज दे पाए। सेक्ट मास्टर सच में स्मार्ट है। वह असल में जानता था कि गो पॉइजन सेक्ट के कल्टिवेटर्स ने हमारे 100 पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव माउंटेन एरे की जानकारी चुरा ली थी और समय रहते उसे बदल दिया था। नहीं तो अगर हमारा 100 पॉइजन सेक्ट गो पॉइजन सेक्ट को हरा भी देता तो भी हमें भारी नुकसान होता। ये हमारा 100 है पॉइजन सेक्ट की किस्मत अच्छी है कि उसे सेक्ट लीडर जैसा कोई मिला। हम भविष्य में सेक्ट लीडर के ऑर्डर जरूर मानेंगे। इन लोगों की शेखी बघारने पर जू वुयान के ब्रेकर थ्रू स्टोन फिर से बढ़ने लगे। आज के ब्रेकर थ्रू स्टोन लेने के बाद जू वुयान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 100 पॉइजन सेक्ट पर उनके हमले की नाकामी के बाद भी गो पॉइजन सेक्ट के पास काफ़ी लड़ने की ताकत बची हुई थी। अगर वे 100 पॉइजन सेक्ट से सीधे लड़ते तो पता नहीं कौन जीतता। इसलिए 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करते थे। वे सभी किसी भी समय गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर से मौत तक लड़ने के लिए तैयार रहते थे। रात में भी लगभग आधे कल्टीवेटर पहाड़ों की रक्षा करने वाली लाइन की रखवाली के लिए भेजे जाते थे ताकि 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर उन पर हमला न कर सकें। लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर और जू वुयान को हैरानी हुई कि गो पॉइजन सेक्ट ने 100 पॉइजन सेक्ट पर दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने 100 पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर के आसपास 100 पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे रिसोर्स पॉइंट्स पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। होस्ट के सेक्ट को बधाई कि गो पॉइजन सेक्ट ने जिंदगी में पहली बार माउंटेन पीस स्पिरिट स्टोन माइन लूट ली। आपको 1000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट के सेक्ट को बधाई कि गो पॉइजन सेक्ट ने जिंदगी में पहली बार उसे जला दिया। आपको 2000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की जिंदगी में पहली बार 100 ईयर कोल्ड आयरन ओर को नष्ट किया। आपको 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं।